इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में बातचीत को थोड़ा सा हम लोगों को रोकना पड़ा था। तो हम लोग इस बातचीत को वापस उसी क्रम में जारी करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक वैश्विक बीमारी है और इसमें हम लोग को जानकारी जितनी रहेगी उतना ही इस बीमारी से हम अपना बचाव कर सकेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अभी इसका हाल फिलहाल कोई भी पुख्ता इलाज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में ये इलाज है और इसके बाद जो है वो कोरोना वायरस मर ही जाएगा। तो जो हमारे पास में पुख्ता चीज़ है जिससे हम लोग सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं, वो जानकारी है कि हम इससे कैसे बचें और इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री just message her. Are they able to see? Then we should continue. मेरे पास नंबर नहीं सेव। आ रहा है क्या? अच्छा ठीक ठीक। सो अभी हमको सबसे पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी होगा कि इसके लक्षण क्या हैं, और कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो हम लोग जानते ही हैं। पिछले साल से चूँकि इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हमको ये बात पता है कि इसमें बुखार आता है, खांसी आती है, सांस लेने में कभी-कभी तकलीफ होती है और गले में खराश, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान या कभी-कभी स्वाद और गंध नहीं आते हैं। तो आजकल जो हमारे पास में अधिकतर सिम्पटम्स आ रहे हैं और कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी सिम्पटम्स, जिसमें कि दस्त आना, पेट में दर्द होना। तो बहुत सारे जो मरीज हैं वो जो पहले टिपिकल सिम्पटम्स हुआ करते थे, 3 सिम्पटम्स की गले में खराश है या फिर बुखार है, खांसी है, तो उनसे अब नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अब मांसपेशियों में दर्द, पहली कंप्लेंट उनकी मांसपेशियों में दर्द या मलेज, खुद को खराब लगना, अजीब सा लगना, इसके साथ में वो प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अभी स्पेशली बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है कि वो पेट में दर्द के साथ में या डायरिया, 2 दिन से डायरिया हो रहा है और कोई सिम्टम हुआ ही नहीं। तो ये पहले प्रथम दृष्टया जो लक्षण है वो ये होते हैं उनके। तो हम जब भी इस तरह के किसी भी तरह के लक्षण आ रहे हो तो इसको कृपया नज़रअंदाज ना करें, है ना? उनको हम लोग जो है वो ज़रूर उस पे ध्यान दें और उसको एक तरह से ये मान के चलें कि कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। जितने भी लक्षण मैंने बताए उनमें से अगर एक भी लक्षण आप समझ लीजिए, एक भी लक्षण जो है वो आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो कहीं न कहीं 50% चांस है कि कोविड है। और यदि 2 लक्षण आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ये ऑलमोस्ट कोविड है। 3 लक्षण पे तो लगभग 100% श्योर हो जाता है कि ये कोविड ही है, कोरोना ही है। तो ऐसे में जो है उसमें बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और उसको कोरोना मान के ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो ये तो बात हो गई कि अब क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से हैं। अब ये रहता है कि सबको अलग-अलग लक्षण क्यों आते हैं।
जो लक्षण आ भी रहे हैं कोरोना में, वो सबको अलग अलग लक्षण आ रहे हैं और सबका जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। किसी में जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी हो जा रही है और किसी किसी में वो परेशानी कम ही रह जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है, तो वो निर्भर करता है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी कितनी है और आपको दूसरी बीमारियां कितनी है। तो जैसे आपकी इम्यूनिटी, मान लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी अगर उसको हम एक क्रम में माने, उसको नंबर दे दें, मैथमेटिकल नंबर, और कहें कि हमारी इम्यूनिटी 50 है और बाकी चीजें जो है वो जो बीमारी है उनको भी नंबर दे दें, तो बीमारी का नंबर 30 मान लें। लेकिन अगर साथ में और कोई बीमारी आ गई है या है हमको पहले से, जैसे कि हार्ट डिजीज है, रीनल प्रॉब्लम्स है, लिवर डिजीज है, या हाइपरटेंशन है, या सांस की बीमारी है, तो ये उसको पोटेंशिएट कर देता है। कहने का अर्थ है कि उसके नंबर और बढ़ा देगा। तो हमारी इम्यूनिटी में से अगर ये माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा ना। जितना ज्यादा माइनस में जाएगा वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चूंकि खांसी से, श्वास से, छींक से, यानी हवा में ये विषाणु फैलता है और उसी को हम जब सांस लेते हैं तो हमको ये बीमारी हो जाती है। तो अभी हमको ये ध्यान रखना है कि अगर खांसी एक बार भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांस देता है तो वैसी परिस्थिति में आपको इसके होने के चांसेस है, क्योंकि एक खांसी में लगभग 20 करोड़ पार्टिकल होते हैं विषाणु के। और एक बार अगर हम कुछ 1000 पार्टिकल भी मिल जाए हमारी एवरेज इम्यूनिटी में, 1000 से 3000, तो वो हमको संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना कि 2 बूंद जिंदगी की ये जिंदगी बचाने के लिए चाहिए, तो हमने ऐसा ही बोला है अभी कि 2 बूंद खांसी की ये आपकी जिंदगी लेने के लिए काफी है, ये आपको मृत्युशैया तक पहुंचा सकती है। अब है भैया, कोविड के जो लक्षण आते हैं उनके वो कैसे, किस प्रकार से हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं और कितने कितने दिनों तक रहते हैं। तो जो कोविड के लक्षण आते हैं वो शुरू में आप देखें तो जब भी वायरस आपने चाहे श्वास से लिया या मुंह नाक को जब छू रहे थे और तब ले लिया आपने, क्योंकि ये सतहों पर भी रहता है। आपने मान लीजिए अपने किसी साथी को टच किया या कोई स्थान था जहां पर पहले जैसे लिफ्ट में आप जा रहे थे और संक्रमित व्यक्ति ने खांस दिया, तो वहां पे विषाणु हवा में भी था और उसने बटन पे भी हाथ लगाए होंगे, तो बटन पे भी था, आपने बटन छुआ, उसके बाद आपने चेहरे या नाक कान कहीं पे हाथ लगा लिया और ये आपको चला गया। तो ये उसी दिन आपको नहीं लक्षण देता है, ये पहले जाएगा आपके शरीर में पहुंचेगा, श्वास नली में पहुंचेगा, उसके बाद वहां पर हमारे शरीर में ACE2 नाम के रिसेप्टर होते हैं, जगह जगह पर हर अंग में होते हैं, वो फेफड़ों में होते हैं, श्वास नली में, हृदय में, यकृत में, गुर्दे में, सब जगह। तो ये सारे जो है वो वहां पर बैठे हुए द्वारपाल कर सकते हैं और घूस लेने का काम तो जानते ही हैं, सभी लोग करते हैं। तो ये जो है उनसे दोस्ती बिठा लेता है ये विषाणु, और उनसे दोस्ती करने के बाद में उनके घर में घुस जाता है, उनके सहारे शरीर की कोशिकाओं में चला जाता है और वहां अपनी पूरी सेना बना लेता है, अपने खूब प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है, और ये सब काम दूसरे तीसरे दिन तक चलता है। तो तीसरे दिन पूरी की पूरी सेना के साथ में वो हमारे शरीर पर अटैक करता है। तो वो समय होता है जब दूसरा या तीसरा दिन हो रहा होता है, जब आपको लक्षण आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि शुरू के जो 2 दिन है वो उनमें आप संक्रमित तो हैं परंतु लक्षण नहीं आए हैं। तो वो समय जब आप अपने परिवार के साथ जाके बैठेंगे, किसी के साथ में बैठ के चाय पियेंगे, तो आप उनको ये बीमारी फैला सकते हैं और उसके बाद में वो उनको और 2 दिन लगेंगे, है। तो इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। तो तीसरे दिन हो गया पूरी सेना के साथ और उन्होंने प्रजनन किया, ये 5वें 6ठे दिन तक प्रजनन करते हैं और उसके बाद में फिर शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको जो बुखार आता है वो यूजुअली तीसरे दिन आता है और वो चौथे 5वें 6ठे 7वें दिन तक चलता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर जो है इस विषाणु के लिए इतनी ज्यादा रिएक्शन करता है कि हमारा अपना ही रिएक्शन वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और ये वाला जो कार्य है ना वो लगभग 10वें 11वें दिन से शुरू होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि शुरू के 3 से, मतलब आप जब संक्रमित हुए थे तो उसके तीसरे दिन आपको लक्षण आए और 10 दिन तक वो लक्षण चलते हैं। परंतु अगर 10 दिन क्रॉस हो जा रहे हैं, आपको बुखार ज्यादा हो रहा है
और हाँ, सांस लेने में जो दिक्कत है ना, वो जब हमारा शरीर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब छठे सातवें दिन, तभी से शुरू होती है। तो सांस लेने की दिक्कत जिनको पहले शुरू हो गई उनमें और गंभीर बात है, लेकिन वो छठे सातवें, तो हमको जागरूक रहना चाहिए कि आज हमको बुखार है तो उसके पांचवें छठे दिन से हमको सांस में दिक्कत हो सकती है। तो ये इस समय क्योंकि मेन मुद्दा सांस वाला ही है, ऑक्सीजन की हम लोग देख रहे हैं सब जगह कमी होती जा रही है और ये परेशानियां। अब हम लोग को ये जानना होगा कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या चेतावनी वाले साइन हैं जिनको हम तुरंत समझ लें, पकड़ लें और उसके बाद में जागरूक हो जाएं कि हमको अस्पताल जाना है या बातचीत करनी है किसी डॉक्टर से तुरंत। तो वो है कि यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अचानक सांस लेने में दिक्कत प्रारंभ हो गई है, या फिर आपने टेम्परेचर लिया थर्मामीटर से और थर्मामीटर से टेम्परेचर लेने के बाद में आप जो है वो ये पाते हैं कि 103 डिग्री बुखार है और लगातार बना हुआ है, वो पैरासीटामोल बिना लिए 103 से ऊपर जा रहा है, तो ये खतरनाक बात है। या पैरासीटामोल ले रहे हैं परंतु 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो रहा है। या फिर तीसरी परिस्थिति है, ये बुखार के बारे में बता रहा हूँ, या तीसरी परिस्थिति है बुखार में कि 7 दिन से अधिक हो गए बुखार और उतर ही नहीं रहा है, हम लगातार पैरासीटामोल भी खा रहे हैं, दूसरे प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, तो ऐसे में ये दिक्कत वाली बात होती है। दूसरी समस्या है ऑक्सीजन सैचुरेशन, है ना, जो हम लोग मशीन लेके आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उसको अपने उंगली में लगा के देखते हैं, तो वो मैं बताऊंगा अभी कि इनको कैसे टेम्परेचर लेना है, कैसे सैचुरेशन देखना है। तो अगर उसमें जो वैल्यू है ऑक्सीजन की वैल्यू, इसको हम लोग SpO2 कहते हैं, वो अगर 94% से कम आ रही है जबकि आप खुली हवा में हैं, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है या भर्ती होना पड़ सकता है। अब है कि इसके अलावा हो सकता है कभी कभी एकदम से सैचुरेशन कम हुआ और दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई, तो ऐसे में कुछ अगर इंसान हड़बड़ा रहा है, गलत बात कर रहा है, ऐसा लगता है उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो 3 परिस्थितियां हो गई हम लोगों ने देखी, एक तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी, या फिर ज्वर बहुत ज्यादा है, 101 डिग्री से ज्यादा है लगातार 3 दिन तक जब आप पैरासीटामोल दे रहे हैं तो भी, या 103 से ऊपर जा रहा है तो भी, या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, या फिर चौथी स्थिति क्या हो गई, दिमागी बदलाव। तो ये है कुछ लोगों में जो है वो हमको ये परेशानी हो सकती है कि उन्होंने CRP कराया था या CT चेस्ट स्कोर वहां हुआ था, कुछ डॉक्टर सलाह दे देते हैं या कभी कभी अपने आप से करा लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कोई टेस्ट खुद ना कराएं, क्योंकि इसमें सिवाय इसको कंफर्म करने के टेस्ट के और किसी भी टेस्ट की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है और उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। तो उसको शुरुआती दौर में करा के अपने को कोई फायदा नहीं है, पर हाँ CT रेशियो अगर 13 से ज्यादा है तो ये तकलीफ दे बात हो सकती है। अब घर में रुकना ही नहीं है, मतलब दौड़ लगा देनी है, ये तो वो परिस्थिति जिसमें आपको डॉक्टर से बात करनी है, आपको वो बोलते हैं कि आइए अस्पताल, तो जाना था, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर दूसरे हफ्ते में एकदम अचानक से सांस में दिक्कत शुरू हो गई, या कि दूसरे हफ्ते में भी बुखार जा ही जा रहा है, या फिर जो है वो आपको इतनी ज्यादा कमजोरी और इतनी ज्यादा थकावट हो रही है कि आप और साथ साथ में बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो आपको अस्पताल में इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। इसमें बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। या आपने कुछ टेस्ट है जिनमें फेराटिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, CRP जो है वो 50 से ज्यादा हो गया है, या CT चेस्ट जो है उसमें CT स्कोर बढ़ता है, 15 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको अस्पताल इमरजेंसी में पहुंच जाना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर कोई भी लक्षण जितने मैंने बताए अभी तक उनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है, तो जब तक दूसरी बीमारी सिद्ध नहीं हो जाती तब तक आप उसको माने कि ये बीमारी कोरोना ही है, ठीक है। अब आता है कि जब हमको मान लीजिए लक्षण आ गए, एक लक्षण आ गया, सपोज करिए कि हमको बहुत ही ज्यादा थकावट लग रही है और हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो हमको जो है वो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इस बारे में ध्यान दीजिए। तो हमको जो है वो अच्छी बातें ध्यान रखनी है, 6 चीजें, है ना। पहला क्या है कि हम एक अलग कमरे में चले जाएं, अपने परिवार वालों से अलग हो जाएं, सबसे अलग हो जाएं, समाज से अलग हो जाएं, उस समय सामाजिक तौर पे नहीं, पर्सनली, फिजिकली, है ना, तो हम उनसे अलग हो जाएं। और जिसमें वॉशरूम हो
वो एक वेल वेंटिलेटेड रूम हो, ऐसा हमको कमरा तलाश करना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। दूसरा है हमको N95 मास्क पहनना है उस समय, तब तक जब तक कि ये बात सिद्ध नहीं हो जाती या तो ये दूसरी बीमारी है या फिर ये जो है वो कोरोना नहीं है, आप निगेटिव हो गए हैं, लक्षण से अलग हो, तब तक आपको N95 मास्क पहनना है अगर आप अपने प्रियजनों को और अपने साथियों को बचाना चाहते हैं तो। तीसरी बात क्या है, तुरंत टेस्ट कराना है। जहां पर टेस्ट में लंबी लाइन है, हमको स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि भाई अब क्या करें। तो हम अपने को मान के चलें कि हम तो कोविड पॉजिटिव हैं। अगर 2 या 3 लक्षण है तो चाहे टेस्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं तो ये कहता हूँ आप आइसोलेट हो जाइए, आप सारी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, ठीक है। अब आता है तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज कि हमको एक डॉक्टर से बात करनी है, तुरंत करनी है। चाहे भले ही अस्पताल नहीं जा रहे हैं या वो उस समय अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर हमको कोशिश करनी है कि किसी से बात करके रखें, क्योंकि जब आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो जो आपके सबसे करीबी डॉक्टर हैं, जिनसे आपने पहले बात की थी और उन्होंने समझा हुआ था, तो वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। और घर में जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा कि जो आपको लेनी ही लेनी है, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और छठी चीज़ है, छठे नंबर पे छठी चीज़, और वो क्या है, फिर उसमें 6 आएगा, हम उसको याद रख सकते हैं। तो 6 चीजें थी जो हमें करनी थी, इसमें छठी चीज बता रहा हूँ आपको, और वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहे स्वस्थ हैं, इस समय कोरोना से ग्रसित हैं या नहीं है, ये कोरोना के बाद वाली स्थिति है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जितनी बातें हमने अभी कही हैं, वो हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास में टूल किट क्या होनी चाहिए, जब हम आइसोलेट हो गए तो कुछ हमें सामान चाहिए होगा ना अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए। तो वो है, आपको सैनिटाइजर चाहिए, हाथ धोने का सामान चाहिए, कुछ दवाइयाँ, एक थर्मामीटर, एक SpO2 प्रोब या SpO2 वाली मशीन, और आपको चाहिए हाथ धोने के लिए बढ़िया साबुन, और अच्छा खाने की एक बढ़िया डाइट, है ना। उस समय बहुत डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी बात करूंगा एक एक करके। तो मैंने पहले बोला कि भैया हमको टेस्ट कराना है, तो टेस्ट में कंफ्यूजन ये है कि कौन कौन से टेस्ट हैं और क्या है। तो टेस्ट जो है वो सबसे जो महत्वपूर्ण और कारगर टेस्ट है इस समय, वो RT-PCR है। तो यदि उसकी उपलब्धता है तो RT-PCR जरूर कराएं, अपना नंबर लगवाएं और RT-PCR कराने चले जाएं। परंतु यदि आप RT-PCR मान लीजिए किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम लोग RT-PCR की बजाय वहां पे अगर एंटीजन हो रहा हो तो एंटीजन करा लीजिए, है ना। तो अब इसमें है कि RT-PCR और एंटीजन में क्या बेहतर है, तो RT-PCR बेहतर है। क्यों बेहतर है, RT-PCR इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर 100 लोग मान लीजिए कोरोना से पीड़ित हैं, सारे के सारे पीड़ित हैं, है ना, 100 लोग, तो उसमें से 70 लोग को ये पता कर लेता है कि भैया ये कोरोना से पीड़ित हैं, और 30 लोग को नहीं पता कर पाता। उसके अपने कारण है, अपने टेस्ट की लिमिटेशन है। तो ये है, पर एंटीजन में वो चीज और कम हो जाती है, वो 40 लोग को ही पता कर पाता है, 35 लोग को ही पता कर पाता है, यानी 70 लोग वो छूट जाते हैं। अब है CT स्कैन। CT स्कैन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, शुरू में नहीं कराना चाहिए। CT स्कैन तभी कराना चाहिए या तो आपके डॉक्टर कह दे रहे हैं, या फिर आपको लक्षण आ रहे हैं और आपका RT-PCR निगेटिव हो गया है, एंटीजन निगेटिव हो गया है, और स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, लग रहा है कि ये कोविड ही है, तो आप उसमें CT की जरूरत पड़ती है। चौथी जरूरत तब पड़ती है जब CT स्कैन मरीज की स्थिति खराब होती जा रही है और बताना है कि कितना फेफड़े में नुकसान हुआ है, आगे क्या करना है। तो ये डॉक्टर्स कराते हैं अधिकतर भर्ती मरीजों के लिए, और उन्हीं में इसकी आवश्यकता है, और चौथे पांचवें दिन ही ये बेहतर रिजल्ट देता है, उससे पहले नहीं। टेस्ट क्या कराने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग सब सोचते हैं यार बीमार हुए टेस्ट जरूरी है, भैया कोई टेस्ट नहीं कराना है, ठीक है, कोई भी टेस्ट नहीं कराना है, बिल्कुल नहीं कराना है। अगर आप घर में हैं तो किसी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ वो जो मैंने वार्निंग साइन बताए थे, चेतावनी वाले साइन आना शुरू हो रहे हैं, तो उनमें फिर आप करा सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP और D डाइमर, लेकिन ये डॉक्टरी सलाह से कराएं,
क्योंकि इनके इंटरप्रिटेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब डॉक्टर समझ पाएंगे आपके शरीर को देखते हुए, आपके लक्षणों को देखते हुए। तो प्लीज नहीं कराएं, क्योंकि इनसे अननेसेसरी पैनिक होता है और आप परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि भाई क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें क्या क्या देखना है और क्या जो है वो टेस्ट कराने हैं। तो ऐसे में यदि आपको किसी भी तरह से सांस की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और खाली बुखार आ रहा है, तो ये परिस्थिति है माइल्ड केस की। मतलब ये सबसे अच्छे ठीक होने वाले लोग हैं। ये लगभग 90%, 100 में से 90% लोग ऐसे ही होते हैं। तो अपने घर पे रहना है, आइसोलेट हो जाना है और 14 दिन के लिए एकदम कंप्लीट क्वारंटीन, 3 दिन का ऑब्जर्वेशन, मतलब 17 दिन का आपको अलग रहना है अपने परिवार वालों से, अपने करीबी लोगों से। दूसरा, मध्यम टाइप के हो सकते हैं। तो मध्यम वाले जो हैं उनमें हमको देखना पड़ेगा रेस्पिरेटरी रेट, यानी श्वास दर। मैं अभी बताऊंगा श्वास दर कैसे देखनी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो श्वास दर अगर मान लीजिए 24 से ऊपर है, अच्छा नॉर्मल वाले जो माइल्ड वाले थे उनमें 12 से लेके 20 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, कि 12 से 20 नॉर्मल है, 20 से 24 वाले में थोड़ा दिक्कत है। 24 से ऊपर है तो हमको डॉक्टर को जरूर बात करनी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। और दूसरा SpO2, अगर वो 94 से कम हो गया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वो 94 से कम हो गई तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये मॉडरेट वाला है, मतलब मध्यम टाइप। और अगर सांस की दर जो है 30 से भी ज्यादा चली गई और SpO2 90 से कम है, तो ये तो ICU वाली स्थिति है। तो इसमें जो है वो हमको रुकने का तो मतलब ही नहीं पड़ता। उससे पहले ही आप बात कर चुके होंगे, क्योंकि अब तक तो आप लोग जान चुके हैं कि हमको कब डॉक्टर से बात करनी है। तो हमारा आज का जो चर्चा है वो यही है कि हम कब पहचाने और कब सही सही वो उसके लिए ले लें, प्रिकॉशंस ले लें, बात कर लें, तुरंत दौड़ के चले जाएं अस्पताल में, है ना। तो अब आइसोलेशन में है तो हमको जो है वो क्या क्या काम करने हैं, है ना, और क्या क्या दवाइयां लेनी है। तो मैं अभी दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। एक तो यही है कि मैंने पहले बताया, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, और स्ट्रिक्टली एक कमरे में रहना, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आप जो भी सांस ले रहे हैं ना, बंद रखेंगे तो हवा वहीं रहेगी और वो पूरे अपने परिवार वाले भी उसमें सांस लेंगे, वेंटिलेटेड रहेगा, बाहर निकल जाएगी, है ना, वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगी। तो ऐसे में चांस कम रहता है। पानी खूब पिए, है ना, पानी 2.5 से 3 लीटर एक एडल्ट के लिए, एक 60 किलो के इंसान के लिए 2.5 से 3 लीटर। और जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें। और हर 6 घंटे पे टेम्परेचर देखें, हर 6 घंटे पे SpO2 देखें, और हर 6 घंटे पे श्वास दर चेक करें, और 6 मिनट वॉक। ये 4 चीजें अपने को करनी ही करनी है अपनी मॉनिटरिंग के लिए। बाकी इनके अलावा सब एसेसरी है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमको दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको, विटामिन डी क्यों लेना है और विटामिन सी क्यों लेना है और जिंक क्यों लेना है। तो भैया विटामिन डी अधिकतर जो फीमेल रहती हैं या कि जो बूढ़े लोग रहते हैं उनमें कमी होती है, और ये जो है जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें देखा गया मृत्यु दर ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। विटामिन सी में अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इम्यून इनहांसर होता है, तो उसको इसलिए लेना चाहिए। जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम रहता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके सहारे ये वायरस रेप्लिकेशन करता है। तो वहां पर उसको मारने का काम जो है, जो तत्व करता है, उसमें जिंक का अपना रोल है। तो ऐसे में ये 3 चीजें तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने आइवरमेक्टिन के लिए भी कहा हुआ है, जिसमें 12 mg प्रतिदिन एक एवरेज एडल्ट के लिए 3 दिन तक लेनी है। तो ये तो कुछ दवाइयां हो गई जो अपने को लेनी है। अब भैया लक्षण आ गए, हम आइसोलेट हो गए तो डिप्रेस नहीं हो, है ना, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। और घने अंधेरे के बाद में एक सफेद बढ़िया लालिमा के साथ में सूरज निकलता है, लेकिन उसको भी फाइट करनी पड़ती है, उसको चीर के निकलने के लिए। तो बिल्कुल हताश नहीं हो। अब हम बताएंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या हमको जो मॉनिटरिंग वाली चीजें हैं उनको कैसे करना है। तो उसके लिए अब जो है वो मैं विटामिन में ये आपको दिखाता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर का जो हमारे कंपोनेंट थे ना,
SpO2 देखना पहली चीज, टेम्परेचर देखना दूसरी चीज, तीसरी चीज थी हमारे रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वास दर, है ना। तो और 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये 4 चीजें मैं इन चीज सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो पहले हम लोग देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ऐसी मशीन रहती है, आप लोग खरीद सकते हैं मार्केट से, किसी भी कंपनी खरीदें, कुछ अंतर नहीं रहता है। इसमें एक यहाँ पर सेंसर रहता है, गद्दियां ऊपर लगी रहती हैं, नीचे लगी रहती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऊपर एक बटन होता है, तो कोई भी कंपनी खरीद लें, सब में वही सेम कंपोनेंट्स होते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब है कि हमको ये सही तरीके से इस्तेमाल क्या करनी है। कुछ लोग के सवाल मेरे पास आते हैं कि हमने वो इस वाली उंगली में लगाया तो कुछ और SpO2 दिखा रहा है, इसमें कुछ और दिखा रहा है, इसमें कुछ और दिखा रहा है। तो भैया मैं कहूँगा जिस हाथ से आप काम करते हैं ना, उसकी मिडिल फिंगर इस फिंगर में, ठीक है, इस फिंगर में लगाएं, और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ बटन रहता है वो नाखून की तरफ रखें, और जो नीचे वाला गद्दी वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखें, है ना। और इसको ज्यादा घुसाने की कोशिश नहीं करें, इसमें एक सेंसर रहता है अंदर जो लाइट फेंकता है, वो नाखून के ऊपर आनी चाहिए। और आपने ऑन कर दिया, ठीक है, ये ऑन कर दिया, देखिए अब हमने, तो ये जो है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्नगली फिट है, ये न ज्यादा है न कम है। अब इसमें वो रीडिंग्स भी कुछ आना शुरू हो गई हैं। मेरे में ये दिखा रहा है कि 97% सैचुरेशन है और 108 पल्स रेट है, लेकिन इतनी जल्दी बता दिया ना, गलत है ये। अपने को इसको एक स्थिर रखना है, सतह पे रख दीजिए, जैसे मरीज लेटा हुआ छाती पे रख लिया हमने, ठीक है। और करीब 40 सेकंड से 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट पूरा वेट कर लीजिए। फिर इसमें वेव फॉर्म आता है ना। तो वेव फॉर्म जो ऊपर आता है वो ऐसे चलता हुआ कई सारे पहाड़ बनते दिखाई देते हैं। जब सारे पहाड़ एक बराबर हो जाएं तो समझ लीजिए रेगुलर वेव फॉर्म है ना। और उस समय की जो रीडिंग है, जो स्टेबल रीडिंग है, वही रह रही है। जैसे अब मैंने कर लिया है तो हमारी जो 98 है वो स्टेबल रीडिंग है, और 105 पल्स रेट स्टेबल हो गई है इतनी देर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रीडिंग है, यही आपकी रीडिंग होती है। तो मिडिल फिंगर जिस हाथ से काम करते हैं, लेकिन मैं उससे बेहतर बताऊंगा, आप सब में चेक कर लीजिए, जिसमें बेस्ट आ रहा है वही आपका बेस्ट सर्कुलेशन वाला है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग मुझसे कहते हैं, अभी मैंने थोड़े 2-4 दिन पहले एक सवाल फेस किया, उनका कि साहब हमने पेन लगाया था, उस पेन के बाद भी उस सैचुरेशन पर हमारी मशीन सही है खराब है। तो भैया आप ऐसा करिए कि उस मशीन को 3-4 लोगों में लगा के, घर में रहते हैं सबको देख लीजिए हैं, और सैचुरेशन अगर वो लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 97 98 आ रहा है, तो मशीन ठीक है आपकी। ये सिर्फ कंपोनेंट को रीड करती है, एक रेड लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो ये उसमें से जो ब्लड कंपोनेंट है और उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसने कितना बांधा हुआ है ऑक्सीजन को, इस चीज को रीड करती है ये। तो यदि आप, जैसे आपने क्या किया कि दबा दिया कस के, बोले हम तो कस के दबा देते हैं ताकि अच्छी रीडिंग आए, तो जब आप दबा देंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और आगे तक जाएगा ही नहीं, तो वहां पे रीडिंग आपकी ठीक नहीं आएगी, ठीक है। या फिर उंगली ठंडी है तो भी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। या फिर क्या है कि बहन जी ने मान लीजिए बढ़िया नेल पॉलिश लगा रखी थी लेकिन अब बीमार हो गई, तो नेल पॉलिश ही जो है वो उस लाइट को बाधित कर देगा, तो नेल पॉलिश हटानी पड़ेगी। या मेहंदी लगा रखी है या फिर कुछ बीमारियां हैं तो उनमें भी ऐसा होता है कि आपकी रीडिंग सही नहीं आती। तो ऐसे में आप अंगूठे में लगा सकते हैं, या फिर कान में लगा सकते हैं, या पैर के अंगूठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया SpO2। कितने घंटे पे देखना है भैया? 6-6 घंटे पे देखना है, ठीक है। तो ये हमको पता हो गया कि SpO2 6-6 घंटे पे देखना है, और कौन सी फिंगर इस्तेमाल करनी है। रीडिंग वो जिसमें बेस्ट रीडिंग आ रही है वही वाली उंगली हमको बार बार इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और वेव फॉर्म का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेव फॉर्म जब तक वो सारे पहाड़, जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो एक बराबर नहीं हो जाए, तब तक अपने को मानना है कि ये सही नहीं आ रही। कभी कभी जो है वो ठंड लग जाती है और शिवर करता है पेशेंट, तो भी नहीं आती। अब ये थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल है, डिजिटल थर्मामीटर है, यहाँ पर बटन रहता है, इसको ऑन करते हैं तो वो, लेकिन थर्मामीटर को रीड करना और कब बुखार है ये जानना, ये 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे थर्मामीटर के बारे में। तो थर्मामीटर कैसे इस्तेमाल करना है? आजकल जो है वो मुंह में लगाने वाला मैं सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि इन्फेक्टेड रहता है। जिसको कोरोना है उसमें भी यूज हो रहा है, जिसमें नहीं घर में 10 थर्मामीटर तो खरीदते नहीं है, तो इसके ऊपर डिस्पोजेबल एक रैपर आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्जिला में लगाना है तो आप यहाँ पर, ये मैंने कपड़े के ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगाकर और ऐसे रखें, ऐसे नहीं रखें, ये रखना एक गलत विधि है। इस तरह से रखेंगे, बटन आपने ऑन कर दिया
और बीप आएगी, उसके बाद देखिए उसमें कितना टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर को देख करके हमको ये समझना है कि वो बुखार है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो लोग ओरल लेते हैं टेम्परेचर, उनके लिए स्पेशली कि यदि स्मोकिंग की हुई है या कुछ खाया पिया है गरम ठंडा कुछ भी, तो 20 मिनट के बाद ही लेनी है, वरना रीडिंग सही नहीं आने वाली है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो आमतौर पर 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में 37 रहता है। ठीक है, तो बुखार कब मानते हैं, सवाल यही आता है। बुखार जो है, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, मैं 2 बार रिपीट कर देता हूँ। बुखार कब मानते हैं, जब 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर आ रहा हो, यानी फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.9। कब, सुबह 6 बजे 7 बजे। तो कितना, 37.2 डिग्री से ज्यादा या फिर 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। ठीक है, इसी तरह शाम को 4 बजे वो 1 डिग्री लगभग ऊपर बढ़ जाता है, तो 99.9 से ऊपर अगर है तो फीवर, मतलब 100 डिग्री है तो हम मानेंगे कि फीवर है, वरना फीवर नहीं है तो उसमें पैरासीटामोल की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मामीटर के बारे में और SpO2, 2 चीजें आप सीख चुके हैं। अब तीसरी चीज आती है सांस को हम कैसे काउंट करें, है ना। तो सांस को काउंट करना है कि छाती में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज को हमको काउंट करना रहता है। आसान नहीं रहता, जो हम लोग जनरली नहीं करते हैं वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, हम लोग ये कर सकते हैं कि जिनका भी काउंट करना है उनको आराम से लिटा दीजिए आप, उनको आराम से लिटा के और फिर यहाँ पर चेस्ट पे एक पेपर रख दीजिए या फिर कोई बुक रख दीजिए और उसको रख के फिर आप काउंट करिए तो वो कितनी बार ऊपर उठा। ये काउंटिंग जो है वो ब्रेथ काउंट यानी श्वास दर हो जाती है। ये 12 से 20 के बीच में है, बिल्कुल ठीक है, इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे नेग्लेक्टेड कंपोनेंट है। लोग क्या करते हैं, SpO2 ले लेते हैं क्योंकि आसान है, मशीन लगाना है, थर्मामीटर ले लेते हैं क्योंकि आसान है, मशीन लगाना है, परंतु स्टॉप वॉच लगा के 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहे हैं ये काउंट नहीं करते। तो प्लीज इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनसे ज्यादा अच्छा मार्कर है आपकी बीमारी के गंभीरता को बताने के लिए। ठीक है, अब आती है बात कि एक इसी तरह से होता है रॉथ स्कोर। जिन लोगों के पास में SpO2 नहीं है, अभी प्रोब है और वो बाजार से खरीदने की स्थिति में नहीं है, या कि जो है वो बाजार जब जाएंगे तब लेके आ पाएंगे, तब तक कैसे कर रहे हैं, गांव में है, तो बोलिए कि पहले एक लंबी सांस लें, छोड़ दें, फिर दूसरी सांस लें और फिर काउंट करें जिस भी भाषा में आप बोलते हो 30 तक, जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30। ठीक है, ये आपने काउंट कर दिया। ये आप देखिए स्टॉप वॉच लगा के, जैसे आप शुरू करते हैं स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए। अगर ये 8 सेकंड से कम में आप काउंट कर ले रहे हैं तो आपका SpO2 लगभग 95 से ज्यादा होगा। अगर 8 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो 95 से कम होगा। सिर्फ इतना ही बता सकते हैं इससे। अब आती है बात की 6 मिनट वॉक टेस्ट, क्यों हम बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहे थे। तो 2 चीजों पे हमने स्ट्रेस दिया है अभी तक, एक है आपके ब्रेथ काउंट और दूसरा आपको स्ट्रेस दिया है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो सबको करनी है ना। आप कोरोना से ग्रसित हैं तो भी करिए और आप हेल्दी हैं तो भी करिए, क्योंकि आपको ये पहचान बताता है कि एक गंभीर स्थिति में अभी आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसको क्यों करना जरूरी है, इसको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल बड़ी चर्चा है कि साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया। मतलब ये कि हम जब देखते हैं तो SpO2 हमने देखा वो 95 दिखा रहा है, 94 दिखा रहा है ना, उससे कम हो ही नहीं रहा है। लेकिन अंदर अंदर हमारा जो फेफड़ा है वो पूरा अपना काम कर करके थक गया है और एकदम से एग्जॉस्ट हो जाता है और फटाक से सैचुरेशन डाउन हो गया, 88 आ गया, 87 आ गया, 80 चला गया है। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनसेटरी स्टेज से बाहर हो गया है। तो उस चीज को पकड़ने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं फेफड़े बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है और हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, इसको बोलते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ऐसे में क्या करना है आपको, आप जब सुबह उठते हैं आराम से, जो टहलने वाला अपना टाइम रहता है उसमें आराम से उठें, बिल्कुल गहरी सांसें लें, बैठें और बिल्कुल जैसा बताया उसी विधि से SpO2 देखें। पहले SpO2 देखने के बाद में फिर आप स्टॉप वॉच लगा के 6 मिनट तक किसी गैलरी में या खुली जगह पे टहलें लगातार तेज तेज कदमों से।
है ना। और उस बीच में SpO2 मॉनिटर यानी पल्स ऑक्सीमीटर लगाए रखें और उसमें देखें कि अगर 94 से कम हो जाता है आपका सेचुरेशन, या फिर मान लीजिए जितना था उसका 3% से कम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी दोनों ही परिस्थिति में आपको साइलेंट हाइपोक्सिया हो रहा है और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी पड़ेगी। अब वो लोग जो लोग 60 साल से ऊपर की उम्र है, कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है, कार्डियक पेशेंट है या प्रेगनेंसी है, तो वो लोग ना करें। या फिर जो लोग थोड़े फिट हैं लेकिन बुढ़ापा आ गया है, तो 3 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। 3 मिनट इसको करके देखें और अपना SpO2 चेक करें। तो 4 बातें ये बिल्कुल हो गई। एक तो आपको SpO2 लगातार चेक करना है 6-6 घंटे पे, टेम्परेचर चेक करना है 6-6 घंटे पे, अपनी श्वास दर 6-6 घंटे पे, और दिन में 2 बार 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। तो 6 वाला जो है कोरोना में बड़ा रोल आ रहा है। 6 मिनट वॉक टेस्ट है, 6 घंटे पे चेक करना है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो एसेंशियल कंपोनेंट भी 6 ही है। मास्क लगा के रखना है, फिजिकल डिस्टेंस करनी है, और 4 चीजें ये है, तो 6 हो गए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब मास्क मास्क जो है वो हम कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि मास्क जो है वो आप कहेंगे अरे हम लोग तो लगा ही रहे हैं, तो भैया कपड़े वाला मास्क अब नहीं चलेगा है इस समय पूरे हवा में, क्योंकि इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं कि ये विषाणु फैल रहा है, तैर रहा है। तो उसके लिए N95 मास्क ही सबसे अच्छा है, वो इसको नहीं जाने देता, वो 95% पार्टिकल्स को अपने अंदर जाने से रोक देता है। दूसरा, अंदर से जो आप संक्रमित है तो दूसरों को नहीं जाता है। अब है मैं मास्क पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ, मास्क पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, मास्क अपना लगाया, फिर कोई आया उतारा, चाय पीने लगे, जेब में रख लिया, फिर उसके बाद लगा लिया। तो आप क्या करते हैं, बाहर से जितना भी संक्रमित था विषाणु वो आपके इसके मास्क के ऊपर चिपका हुआ था। अंदर से या तो आपने संक्रमण वाला था तो वो अंदर से चिपका हुआ था, तो वो आपने जब जेब में रखा तो जेब में चला गया, और मोबाइल रखा तो मोबाइल में, पेन में, सब जगह चला गया। तो प्लीज ऐसा नहीं करें, मास्क N95 लें, इसको बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करें जैसे कि आप देखते हैं नवजात शिशु को डायपर पहनाते हैं, बिल्कुल पैकेट से पहले हाथ धोते हैं अच्छे से। तो आपको पहले लगभग 20 सेकंड से 1 मिनट, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट पूरा हाथ धोना, बहुत अच्छे साबुन को रगड़ें 5 बार ऐसे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर उंगलियों के बीच में, फिर कस के, ठीक है, फिर ये नाखूनों को, उसके बाद अंगूठे अपने, तो ये करेंगे, फिर रेस ऐसे करेंगे तो आपका पूरा 1 मिनट निकल जाएगा। 5-5 बार करेंगे तो 1 मिनट पूरा निकल जाएगा। बहुत अच्छे से साफ करें। उसके बाद में फिर रैपर से मास्क को निकालें, उसकी तनियां पकड़े, और कान पे चढ़ाने वाला है तो कान पे चढ़ा दें, और नहीं तो वो ऊपर वाला है तो उसको पहले नीचे की तनी फिर ऊपर की तनी फंसा लें, और जब भी उतारना है तो उसको वहीं से उतारें, और पहले स्नगली देख लें कि फिट हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ से कहीं ऐसी हवा तो नहीं लीक हो रही है, कोई वैसी परेशानी तो नहीं आ रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब गीला हो जाए कोई भी मास्क, वो 8 घंटे तक ही क्रियाशील रहता है, बढ़िया। उसके बाद में उसकी पोटेंसी घटती जाती है, उसमें मॉइस्चर इकट्ठा होता जाता है। तो आप उसको कोशिश करें कि 8 घंटे ज्यादा ना प्रयोग करें, और जब भी निकालें तो उसको अपने घर में कोई भी बहुत ही सुरक्षित स्थान, या तो उसको सीधे डैम्प कर दें डस्टबिन में, और नहीं तो क्लोज डस्टबिन में, और नहीं तो उसको एक सुरक्षित स्थान पे टांग दे जो बच्चों की दूर से ज्यादा दूर हो, बच्चों की रीच से, और आपसे भी दूर हो। अब है कि मास्क उतारने के बाद भी तो सेम प्रिकॉशन, या तो सैनिटाइज करें या हैंड वॉशिंग करें। मैं आपको हैंड वॉशिंग ही बोलूंगा, सस्ता है, हम लोग बचपन से कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब है इसके बाद में हैंड वॉशिंग, तो मैंने हैंड वॉशिंग आपको मास्क पहनते वक्त बताई दी थी कैसे करनी है। तो अगर आप 20 सेकंड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि खाली आप कोरोना वायरस को धो रहे थे, मारा नहीं है। मारने के लिए आपको 1 मिनट उस पर रखना पड़ेगा। 1 मिनट पूरा वॉश करेंगे तो वो चलने लगेगा अच्छे से, है ना। अब मर जाएगा, आप उसको वॉश कर दिया, 20 सेकंड बहेगा पर लगा भी रहेगा, मरेगा नहीं। 1 मिनट करेंगे तो मर जाएगा, 90% मर जाएगा। और 5 मिनट, अगर 3 से 5 मिनट कर लेंगे तो 100% मर जाएगा एक भी कोरोना वायरस। आपके हाथ में तो कम से कम नहीं बचेगा। और हमको आदतें अपनी छोड़ देनी चाहिए, बार बार नाक या मुंह छूने की। अच्छा, इसमें चौथी चीज एक और है, हैंड एटिकेट। हम लोग क्या होता है, मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ग्लव्स पहनने लगते हैं, मेरे पास फोन आते हैं, मैं ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया। तो भैया आप ग्लव्स नहीं पहने, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आप जितना ही ग्लव पहनते हैं, पहली चीज तो आपको पहनना नहीं आता, आप उसको कहीं से छू के पकड़ के पहन लेते हैं, फिर हर चीज टच करते हैं।
तो वो आप हर चीज संक्रमित कर रहे होते हैं, और तब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, हर जगह बाल सही करेंगे, अपनी जेब में हाथ डालेंगे, पैसा निकालेंगे, सब करेंगे। आप प्लीज ग्लव्स नहीं पहने, नंबर 1। खूब हैंड वॉश करें, नंबर 2। और जब भी आप कोई चीज टच करते हैं घर से बाहर, या कोई आपको लगता है कि इसमें वायरस का संक्रमण हो सकता है, ऐसी चीज टच करते हैं, तो उस परिस्थिति में अपना हाथ जरूर धोएं। उसको बिल्कुल माने उतना ही अछूत जितना कि आप शौच क्रिया के बाद अपने हाथ अछूत मानते हैं। अगर आपने ये सोच रखा है भैया मेरे हाथ ऐसे ही हैं कि बिल्कुल शौच क्रिया वाले, तो आप कोई चीज टच नहीं करेंगे जब तक हाथ नहीं धो लेंगे, और ये प्रक्रिया आपको बार बार करनी है, तो ये ध्यान रखें। अब होम आइसोलेशन में बिल्कुल सबसे जरूरी बातें वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या क्या है। पहली चीज है, अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। रेस्ट ही करना है और कुछ करना नहीं है। रेस्ट इसलिए करना है क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो आपके काम पर निर्भर करती है। जितना आप काम करेंगे उतना ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, उतना ही सैचुरेशन डाउन होने के चांस रहेंगे। दूसरा, मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें, और मैं तो बोलता हूं आज कि 3 से 5 मीटर की, पहले 2 गज थी, अब वो 2 गज नहीं है, वो 3 गज या 5 गज तक पहुंच गई है, क्योंकि इतना ज्यादा संक्रमण है, इतना ज्यादा वायरस है पूरे एनवायरमेंट में। 6 घंटे पे मॉनिटरिंग करें अपने टेम्परेचर की, SpO2 की, रेस्पिरेटरी रेट की। 6 मिनट का वॉक टेस्ट लें। पानी खूब पिएं, ल्यूक वार्म पिएंगे, गुनगुना पिएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वेपर्स लें और हेल्दी डाइट लें। खांसी आ रही है तो हनी का प्रयोग करें, या कोई भी साधारण कफ सिरप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, उस पीरियड में भूख अच्छे से नहीं लगते तो हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, स्पेशली मुनक्का खाएं। मैं बोलता हूँ 5 मुनक्का सुबह और शाम को। ये मेरी पत्नी की सलाह पे मैंने खुद जब कोविड पॉजिटिव हुआ था तो शुरू किया था। डिप्रेशन से बचाता है, आपको रिजुविनेट करता है। और अवेक प्रोन पोजिशनिंग, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। ये बहुत सहायक है आपका सैचुरेशन बढ़ाने में। और इसके अलावा यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का मंत्र जाप करें, म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुने। अपने को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए इन सब चीजों की परम आवश्यकता है। जो लोग किसी भी प्रकार से डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से या फिर रीनल डिजीज से पीड़ित है, तो उनमें आपको यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना पड़ेगा। कितना पानी पिया है और कितना पेशाब हुआ है, ये अपने को देखना पड़ेगा। अब अवेक प्रोन पोजिशनिंग क्या होती है, इसमें जो है वो मेदांता के डॉक्टर हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, अरविंद कुमार, उनका बहुत ही अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसमें अब चूंकि ये समय तो बताना मुश्किल होगा, आपको पेट के बल लेटना होगा, जिसमें 2 तकिए आप छाती पे लगाएं, एक तकिया आप अपनी कमर के नीचे, पेट बिल्कुल फ्री रखें। इतना ऊंचा रहना चाहिए कि पेट आपका दबाव नहीं पड़े उस पर, आप अपना हाथ पास कर सकें, और 2 तकिए आप पैर के नीचे रखें हैं, और गहरी सांस लें, खींचें, छोड़ें। अपने हेड को जितना कंफर्टेबल रख सकते हो उतना रखें, और ऐसा जितना आप कर सकते हैं करें सांस लेने वाला। बाकी 2 घंटे तक उल्टा लेटे, फिर 2 घंटे तक बाईं तरफ, 2 घंटे तक दाहिनी तरफ, और फिर थोड़ा सा सिटिंग, पीछे 2-3 तकिया लगा के और सिटिंग। ऐसा आप करेंगे रोटेशन में, तो आपका सैचुरेशन 2 से 3 पॉइंट्स ऊपर उठ जाएगा, और आप उसको आसानी से कर पाएंगे, वो अपना समय निकाल पाएंगे। अब है कि ऐसे में कुछ क्या इम्यून बूस्टर्स हैं जो कोरोना से हमको बचाव करते हैं, या फिर कोरोना हो गया है तो भी हमको लड़ने में सहायता करते हैं, तो हाँ है। उनमें से एक आयुष क्वाथ है, हल्दी वाला दूध है, योगा की एक्सरसाइजेस हैं जो आप बहुत सारे साइट्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन और गार्गल करना। तो ये कुछ 6 चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा इनसे। अब जो हम भाप लेते हैं, भाप लेने के लिए आजकल बहुत मशीनें आ गई, तो वो सब ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे एरोसॉल चारों तरफ फैलता है। अगर आपको कोरोना है तो आपके परिवार वालों को भी होने लगेगा। तो आप जो है वो अपनी पतीली में पानी अच्छे से गर्म करें, ऊपर से तौलिया डालें, और उसमें अजवाइन और पुदीना डाल दें, या फिर आपके पास कोई वेपोरब है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे फिर 2 मिनट तक भाप लें। ये बहुत ही अच्छा है। भाप लेने से कोरोना मरता नहीं है। या अगर आपने ये सोचा कि अब तो हम मतलब जीत जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये आपको सांस में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको कम कर देगा, उनमें फायदा देगा। और दूसरा है कि जो पानी है वो गुनगुना लें। तो ये आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अब आता है कि जनरल मेजर्स हैं, जो आप घर में आपके मसाले होते हैं
उनको ले सकते हैं। योगासन, प्राणायाम कर सकते हैं। काढ़ा जिसमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ डाल के, मुनक्का ये डाल के और उनको गुड़ के साथ बनाएं और उसको पिएं। ये बहुत ही लाभदायक है। डेली अगर सुबह इसको लेते हैं तो 150 ml हल्दी वाला दूध सुबह शाम लें। और आयुष क्वाथ की टैबलेट और पाउडर आता है जिसको आप 3 ग्राम 1 चम्मच में लगभग आता है, उसको 150 ml पानी में मिला के उसको गर्म करें और 2-3 मिनट गर्म होने के बाद में उसको ठंडा करके और फिर लें। वो आपको फायदेमंद रहेगा। इस पे साइंटिफिक रिसर्च है। जितने कंपोनेंट मैंने बताए हैं, जैसे तुलसी है वो हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और इम्यूनिटी को भी। दालचीनी है वो हमारे जो कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी विषाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ती हैं, उनको बढ़ाती है। इसी प्रकार से सौंठ, इसका तो सीधे सीधे इफेक्ट देखा गया है। जो प्रजनन वाली एंजाइम है वायरस की, उसको मारने में। इसी तरह से जो काली मिर्च है वो भी हमारी इम्यूनिटी को, स्पेशली एलर्जी को कम करती है और बाकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कुछ रहते हैं जैसे अश्वगंधा है, हरिद्रा है, द्राक्ष है, शतावरी है, आंवला है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप इनको ले सकते हैं। जो हमारी डाइट है उस समय खाएं क्या, तो उस समय आप मूंग दाल या कोई भी दाल ले सकते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं, वो ले सकते हैं। गाय के घी के साथ में फुलके खा सकते हैं। और जीरा, काली मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक और अजवाइन, इनका प्रयोग करें। लोग क्या करते हैं, बीमार होते हैं तो मसाले बंद कर देते हैं, तो प्लीज ये मसाले ऐड करें क्योंकि यही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। और ड्राई फ्रूट्स की मैंने बात की है आपको, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं उस समय जिसमें मुनक्के का इस्तेमाल रखें। अब ये तो हो गई जो कॉमन लोग थे उनके लिए। वो लोग कौन हैं जो हमारे बिल्कुल माइल्ड कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन उनमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो वो हैं हाइपरटेंशन वाले, सीओपीडी वाले, डायबिटीज, ये जिनमें इम्यूनिटी कम हो। और मैं बताऊं, ये बीमारी मेल यानी पुरुषों पे ज्यादा अटैक करती है महिलाओं की अपेक्षा। तो यदि घर में पुरुष और महिला दोनों बीमार है, सेम कैटेगरी है, तो उसमें पुरुष पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये लोग अगर हैं तो आपको ज्यादा जागरूक रहना है, वो सारी मॉनिटरिंग वाले कार्य करना है। कौन कौन से अंग है जिन पे ये ज्यादा प्रभाव डालती है ये बीमारी, तो वो सारे ही अंग हैं, क्योंकि वो जो ACE2 नाम का रिसेप्टर था इसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, वो हर अंग पे रहता है। इसीलिए आपको हर अंग के लक्षण, जोड़ों में दर्द, सांस में दिक्कत, जो लोग यंग लोग हैं तुरंत एक्सपायर कर जा रहे हैं, उनमें हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उनमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और उनमें हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो है भूलने की बीमारी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये हर अंग को इसमें इफेक्ट कर रही हो। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप ऑफिस जाते हैं या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं और आप सोच रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, उनके साथ बैठ के खुल के चाय पी ले रहे हैं या खाना खाते हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करें। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो शाम को किससे संक्रमित हुआ है सुबह हमको नहीं पता है। तो कोई भी हमारा कितना भी जानने वाला क्यों ना हो, हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं, हम शारीरिक दूरी बना रहे हैं और मास्क का प्रयोग जरूर करें। लोग पूछ के बारे में क्या है, तो वैक्सीन का ये है कि वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा रही है और इससे हम लोग मान के चले कि धीरे धीरे केसेस कम हो जाएंगे। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स क्या है, हमको शुरू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो स्टेरॉइड्स एक तरह की दवा है जो आपके जो लड़ने की ताकत है, कभी कभी जिससे नुकसान हो रहा होता है, उसको कम करती है। तो स्टेरॉइड्स जो है वो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे, ब्लैक फंगस के खूब सारे केसेस सुनाई पड़ रहे हैं, वो इन्हीं कारणों से आ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो स्टेरॉइड्स इस हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आजकल। फिर दूसरा मैं बोलूँगा कि भैया कोई डायग्नोसिस, हाथ जोड़ के प्रार्थना, खुद ना बनाएं, डॉक्टरों को बनाने दें। इलाज स्वयं ना करें, इलाज डॉक्टरों को करने दें, है ना। इस समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या फिर मद्यपान, ये दोनों ही, मतलब अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों ही डेंजरस है। अल्कोहल आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, स्मोकिंग आपकी चेस्ट कंडीशन को खराब करता है। बिल्कुल ना करें, बहुत नुकसान हो रहा है इससे। और इसके अलावा हम अगर कुछ हमारे पास सवाल आते हैं, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि नेबुलाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपके डॉक्टर्स
से बात करें, वो अगर कहते हैं तो इनहेलर्स देंगे घर में, नेबुलाइजेशन नहीं करना चाहिए। नेबुलाइजेशन से वही जो हमने वेपर्स के साथ कहा कि एरोसॉल फैलेंगे और बाकी लोग अगर घर में हैं जो नहीं पीड़ित हैं अभी, वो पीड़ित हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीमार हैं तो आप मान के चलिए 50% आपकी फैमिली इन्फेक्टेड हो चुकी है और 2-3 दिनों में पूरी की पूरी फैमिली होने वाली है। तो इसीलिए अपने को सेफ रखें, अपने सभी परिवारीजनों को वो सेफ रखें। एक सवाल मेरे पास में बहुत आता है, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि आरटी-पीसीआर कब निगेटिव हो जाना चाहिए? आरटी-पीसीआर निगेटिव हो तभी हम अपने परिजनों से मिलें क्या? तो आरटी-पीसीआर दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके निगेटिव करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो टेस्ट है, ये जो वायरस के प्रोटीन होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, तो वो मरने के बाद भी वो प्रोटीन बने रहते हैं। तो अगर वायरस मर गया है 5वें, 6वें, 7वें दिन भी, लेकिन उसकी जो प्रोटीन है वो 27-28 दिन तक रह सकते हैं और वो जब टेस्ट करते हैं तो वो प्रोटीन आ जाते हैं और मशीन उन्हीं को डिटेक्ट करती है। तो वो ये नहीं बता पाती जिंदा वायरस है या मरा हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं बस ये कहूंगा कि आप 14 दिन का आइसोलेशन और 3 दिन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल 17 दिन का रखें। 3 दिन में कोई लक्षण जो सांस वाले, बुखार वाला और सांस में तकलीफ, ये नहीं होने चाहिए आपको। अगर ये है तो फिर आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है और आगे भी फिर टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। पर इनके अलावा अगर ये तीनों नहीं है, आप 3 दिन तक लगातार स्वस्थ रहते हैं, कोई पैरासीटामोल की जरूरत नहीं पड़ रही, आप जान लीजिए कि आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं 17वें दिन। ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे वैक्सीन लग गई है या कि अभी मुझे इन्फेक्शन हुआ था, अब तो इम्यूनिटी आ गई है, अब हम खुले घूम सकते हैं, मास्क वास्क हटा देते हैं, क्या है, मॉल जाएंगे, बढ़िया काम घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, शादी कर लेते हैं। तो भैया ऐसा मत करिए। आप जब इन्फेक्शन हुआ था या वैक्सीन लगी थी तो आप उसके इनिशियल 10-12 दिनों में ज़्यादा आपको संक्रमण होने के चांस हैं। आप बहुत ज़्यादा वीक हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो गई है। इम्यूनिटी तो आपकी 2 हफ्ते बाद बनना शुरू होगी, ठीक ठीक, और उसके बावजूद भी आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी लड़ने की ताकत ज़्यादा है, परंतु जो घुसपैठ है दुश्मन की वो जारी है, वो किसी भी समय हो सकती है। उसको रोकने के लिए हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं लोग ये वैक्सीन लेने के बाद भी, तो वैक्सीन लेना भी चाहिए, बकवास है ये तो, सरकार फालतू को बोल रही है। तो नहीं, वो सरकार फालतू नहीं बोल रही है, वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। और कोविड पॉजिटिव तो मैंने आपको बताया भैया, घुसपैठ हो गई है, पुराना डेड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो उस समय आरटी-पीसीआर आपका पॉजिटिव हो सकता है। कुछ लोगों का सवाल है क्या दूसरी लहर पिछले साल की लहर से गंभीर है या तीसरी लहर और गंभीर होगी? तो भाई आप देख ही रहे हैं, पहले से ज़्यादा दूसरी गंभीर है। बच्चे और बूढ़े, तो मतलब बच्चे और जवान भी इसमें, उनको भी दिक्कत हो रही है। तीसरी आएगी तो हमारे लिए वो फाइनेंशियल, मेडिकल, हर तरह से गंभीर ही होगी और चौथी, पांचवी भी आ सकती है। तो प्लीज़ अभी इसको दूसरी लहर में ही रोकने की कोशिश करें। और कुछ दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर है, फ्लेविपिराविर है, टोसिलीजुमैब है, इन सब का उपयोग कब करना चाहिए, ऐसे भी हमारे पास सवाल आते हैं। पहली चीज़ तो मैं बोलूँ कि इनमें से कोई भी वायरस को मार ही देता है, ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक की रिसर्च में कहीं भी। लेकिन हाँ, रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो शुरू के 5 या 6 दिन में, जब मरीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो, तब उसको मदद कर सकती है, परंतु ये उसको लाभकारी होगी ही या वायरस को मार ही देगी या मरीज ठीक ही हो जाएगा, तो ये नहीं कह सकते हैं। तो ये कुछ एक सवाल थे जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं। एक सवाल और कभी कभी पूछते हैं कि एक कंपनी से हमने वैक्सीन ले ली है तो दूसरी कंपनी से क्या हम दूसरी डोज ले लें, या 2 हमने डोज ले लिए हैं एक से, तो हम क्या तीसरी किसी और से ले लें? तो आप ऐसा नहीं करें। एक से अगर एक पहली डोज ली तो दूसरी भी उसी से लेनी है, और तीसरी लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगले 6 महीने तक, जब तक सारे रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक तीसरी डोज किसी भी कंपनी की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पैंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं, वो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझें। पहली चीज़ तो कोई भी फॉल्स मैसेज किसी भी सोशल मीडिया पे मत फैलाएं जब तक आपको वो कोई भी बहुत ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी नहीं हो रही है। आप किसी को इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करें तो पॉजिटिव चीज़ें शेयर करें, मास्क का प्रयोग करें, लगातार करें, N95, शारीरिक दूरी बना के रखें। किसी भी ग्रुप में, चाहे छोटा 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग का ग्रुपिंग मत करें। सिर्फ अपने घर वाले जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं उन्हीं के साथ में मास्क हटा के बैठ सकते हैं, वो भी तब जब सब लोग निगेटिव हैं। टेस्टिंग जरूर कराएं जैसे ही पहला लक्षण हो। जो दवाइयां लेनी ही है वो है विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, आयुष्वाद काढ़ा, स्टीम इनहेलेशन।
ये आपको करना ही करना है। और अपने घर पे तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तुरंत डॉक्टर से बात करें, और वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो ज़रूर करें। क्या आप इन सब से थक गए हैं? मैं भी थक गया हूँ, हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी थक गए हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? अगर आप घर में रहेंगे, आप मास्क पहनेंगे, आप लगातार अपने हैंड वॉश करेंगे, है ना? आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, 3 से 5 गज की दूरी रखेंगे एक दूसरे के बीच में। और कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। पहला कि आप डायग्नोसिस हमें बनाने दें, यानी हेल्थ केयर वर्कर को बनाने दें, खुद ना बनाएं, खुद से दवा ना लें, हमसे दवा लें। दूसरा, हमसे कोई भी सहायता लेने में हिचकिचाए नहीं, तुरंत सहायता लें। अपने लेवल पे कोई भी चीज़ स्टार्ट ना करें। अननेसेसरी मेडिसिन घर में खरीद के ना रखें कि कल कमी हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसे में प्लीज़ जो है वो इसको जारी रखें। और जो भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है वो उसकी वैलिडिटी चेक करें, करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें। और प्लीज़ 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 अभी ये समय है, जब घर पे रहना है तो आपको घर पे रहना चाहिए। लास्ट में मैं बोलूँगा कि 3 मंत्र हैं मेरे, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप ये मंत्र मैंने खुद इजाद किए हैं। मुझे लगता है सबसे कारगर हैं इस समय। पहला कि यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप पूरे प्रिकॉशन लेके जाएं, आप ये सोच के चलें सभी लोग इन्फेक्टेड है, मैं अकेला बच गया हूँ, मुझे बचे रहना है। उसमें आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड एटिकेट, ये सब फॉलो करेंगे। दूसरा, अगर आप बाहर से घर में आए तो ऐसा मान के चले मैं इन्फेक्टेड हूँ, मेरे फैमिली वाले सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए। तो उनके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे, ठीक है? और तीसरा है हैंड एटिकेट। तो हाथ को बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने कोई डर्टी चीज छू ली है और बिना धोए हम कुछ और नहीं छू सकते हैं, है ना? जैसे शौच क्रिया के बाद में रखते हैं, बिल्कुल वैसे हैंड एटिकेट्स रखें। आप सुरक्षित रहेंगे, आप बचे रहेंगे, है ना? कुछ चीज़ें आप हमको ध्यान में रखें पॉजिटिव वाइब्स के लिए कि हर बुरा समय जाता है। आपने पहले भी चैलेंजेस देखे हैं, आपने उनको ओवरकम किया है। आप में बहुत ताकत है, आप किसी मुसीबत से लड़ सकते हैं। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के लिए मानवीय दृष्टिकोण आ रहा है। आप हमेशा हमारी सहायता की बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सहायता ले सकते हैं, और हमें सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमें सरकार का, भगवान का, अपने मित्रों का, सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और आखिर में बोलूँगा कि टफ टाइम्स दे डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। बुरा समय जरूर चला जाता है, वो कभी भी लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन जो लोग बहादुर होते हैं उनकी छाया इतिहास में रहती है, वो हमेशा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा डॉक्टर प्रीति करेंगे आपसे, जो बच्चों में कैसे ख्याल रखने, स्पेसिफिक उसमें कंसंट्रेशन इस बात पे रहेगा, डाइट कैसे देनी है, और वैक्सीन संबंधित सवाल जो है वो डॉक्टर प्रीति अब डील करेंगे। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रीति लता राय हूँ। मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ, और मैं इस मंच बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच दिया, जिससे हम आपके पास कुछ ज्ञान जो हमारे पास है बचाव के लिए, वो आप तक पहुँचा सकें। साथ में मैं अपनी मित्र कंचन कामिनी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। कंचन मेरी बहुत ही अच्छी मित्र हैं और एक बहुत ही अच्छी शिक्षक भी। तो उन्होंने हमें ये मंच प्रदान करवाया। धन्यवाद कंचन, और धन्यवाद बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। तो हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में हमें क्या बचाना है, और बच्चों को कैसे बचाना है, थर्ड वेव होगी कि नहीं होगी, वैक्सीन्स का क्या करना है। और सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे बच्चों के ऊपर ही, क्योंकि अभी क्या है कि बड़ों की, सबको लगता है ये बड़ों की बीमारी है, बड़ों की बीमारी है, पर ऐसा है नहीं। ये सभी की बीमारी है, बच्चों की भी है। बड़े बहुत ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि उनमें ये बीमारी गंभीर रूप ले रही है। पर बच्चों में जो है इस बीमारी गंभीर नहीं होती है, कुछ कुछ बच्चों में ही होती है, बहुत कम, लेकिन वो बीमार जरूर पड़ रहे हैं। और एक अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो माता पिता और परिवार के लिए बड़ा ही कष्टकारक हो जाता है ये। तो इसलिए जो है बचाना कैसे है उनको, क्योंकि माता पिता खुद की बीमारी तो झेल लेते हैं, पर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा वो चिंतित रहते हैं।
जो मैं रोज देखती हूँ, खुद भी एक माँ हूँ तो पता है मुझे, तो आप कैसे बचाएंगे? तो वो वही सबके लिए जो है कि हमको सारे प्रिकॉशंस करने हैं। आप घर में बच्चे कैसे इन्फेक्ट होंगे? वो घर के बाहर तो जा नहीं रहे। जब तक आप लेके नहीं आएंगे वायरस, तब तक बच्चे को नहीं होगा इन्फेक्शन। या तो आप उसको बाहर खेलने भेज रहे हैं अन्य बच्चों के साथ, तब हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा आपका बाहर नहीं जाता है तो आप ही लेके आते हैं, उसी से वो इन्फेक्ट होता है। लेकिन अगर वो एक बार इन्फेक्ट हो गया ना, तो वो सबको फैलाएगा। तो उसमें इन्फेक्शन बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुपर स्प्रेडर है। खुद में तो उन्हें कोई लक्षण दिखाई देंगे तो बहुत मिनिमल, लेकिन वो स्प्रेड सबको करेंगे। तो इसलिए आप जो है बचाव करिए। बचाव में जो है आप घर से जब भी बाहर से घर में आए, तो आप जो है अपने मास्क वहीं गेट के पास कुछ हैंगर बना लें, वहीं पे अपने मास्क टांग दें। सीधे बाथरूम में जाएं, हाथ धोएं, कपड़े बदलें और हाथ पैर मुंह पूरा धो के तब बच्चों से बात करें। जो है उसमें भी ये है कि बच्चे क्यों बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडर्स हो रहे हैं। इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडर्स हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का बड़ों के साथ बड़ा घनिष्ठ संपर्क होता है। उन्हें अपने काम के लिए भी बच्चों को बड़ों के ऊपर ही निर्भर हैं वो बड़ों के बहुत करीब रहते हैं। तो अगर किसी बड़े को इन्फेक्शन है तो बच्चा उनके पास जाएगा ही, चिपकेगा ही, तो वो जो है वो खुद इन्फेक्शन लेगा। फिर वो किसी बुजुर्ग के पास गया तो उनको दे के आएगा। और वो हर चीज को छूते हैं। घर में आप आए, आपने अगर आते ही कोई सामान छू दिया तो आप तो कोरोना वायरस उस चीज को दे चुके हैं, उस पे है। बच्चा भी जाएगा, उसको छुएगा, क्योंकि वो हर चीज छू के देखते हैं, हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो अगर वो वो चारों हाथ पैर पे रेंगता है तो वो जाएगा वहां, उसको छुएगा, फिर मुंह में डाल के देखेगा कि कैसे जो है वो क्या चीज है, क्योंकि वो एक्सप्लोर ही अपने आप उससे करते हैं। तो आपको हर चीज को साफ रखना है। अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है इस पैंडेमिक में, क्योंकि वो हर चीज को छुएंगे, हर चीज को जो है वो देखेंगे, फिर अपनी आंख के पास ले जाएंगे, हो सकता है नाक में डाल के देखे, मुंह में डाल के देखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। इसीलिए तो आपको जो है हर चीज की सफाई करनी है। तो मैं इस पे प्रकाश डालूंगी कि आपको कैसे करनी है इन चीजों को। तो उनमें जो है बहुत बच्चे जो होते हैं जो अपना यूरिन स्टूल, अभी तो बहुत छोटे हैं, जो 2 साल के नीचे हैं, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी नहीं होती है, तो और मतलब एट रिस्क रहते हैं वो गंदगी और उसमें तो ये इन्फेक्शन के लिए वो ज्यादा प्रोन होते हैं। और कोरोना में तो ऐसा है कि कोविड जो है भले बच्चों को कम असर डाल रहा है, लेकिन अगर कोविड से बच्चा इन्फेक्ट हुआ है उससे उसको सिम्टम नहीं आएंगे, बल्कि उसको उस समय वो दूसरे बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से ज्यादा प्रोन है। अगर वो दूसरा बैक्टीरिया और वायरस उस समय उसको संक्रमित करता है तो उसकी बीमारी गंभीर हो सकती है। तो इसलिए आपको कोरोना से तो उसको बचाना ही है, साथ में दूसरे वायरस और बैक्टीरिया से इस टाइम पे बहुत ज्यादा बचाना है। और कोरोना ऐसे तो गंभीर नहीं है बच्चों में, पर एक कंडीशन है जिसको बोल रहे हैं आजकल मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये जो है हमेशा से थी, हर बीमारी के साथ होती है, पर ये इस समय कोविड जो पॉजिटिव बच्चे हैं, जो बीमारी हो गई है उनको, उसके बाद ठीक हो चुके हैं, उसके 1.5 महीने से 2 महीने के बाद ये सिम्टोमेटोलॉजी लेके आ रहे हैं। और मिस जो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये काफी गंभीर हो रही है बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में कोई पॉजिटिव हुआ था पहले, कभी 1 महीने पहले, 14 दिन पहले, 15 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, उसके बाद आपको दिखा कि आपके बच्चे का बुखार है, 3 दिन से बुखार आ ही रहा है उसको कंटिन्यूअसली, क्योंकि कोविड का बुखार बच्चों में यूजुअली जो है 2 से 3 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जाता है। खांसी सर्दी जुकाम रहता है, खांसी रहती है, लेकिन बुखार 2 दिन में चला जाता है। तो अगर उसको 3 दिन से ज्यादा हो गया फीवर आते हुए, पेट में दर्द बता रहा है, दस्त बता रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं, गले में दर्द बता रहा है कि बहुत कमजोरी लग रही है, मेरे पूरा शरीर दर्द कर, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो बताएगा, छोटे बच्चे तो बताते नहीं है, वो बस चिड़चिड़ करेंगे, रोएंगे, एकदम परेशान रहेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे। तो ये लक्षण पे बहुत ध्यान रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों में क्या देखनी होती है कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है, खाना अच्छे से खा रहा है जो पहले खाता था, लैट्रिन पेशाब अच्छे से कर रहा है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिर उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर वो चिड़चिड़ा हो गया है या बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है, पहले जितना खेलता था उतना नहीं खेल रहा है, उसने खाना कम कर दिया है, या उसकी लैट्रिन पेशाब भी कम हो गई है,
तो ये आपके गंभीर लक्षण है आपके बच्चे के लिए, आप तुरंत जो है बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करिए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि बुखार नहीं जा रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त लगे रहे हैं, दर्द हो रहा है, या शरीर पे दाने बन गए। जैसे छोटी माता बड़ी माता निकलती है, आप देखते हैं कि छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वैसा कुछ हो गया, या कहीं शरीर पे नीले पीले या लाल आपको धब्बे दिखाई दे रहे हो, आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं, जैसे आंखें आ जाती हैं कंजक्टिवाइटिस में वैसे हो गई हो, या बच्चा बहुत थका हुआ लग रहा है, सोता ही रह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मिस हो सकता है और मिस थोड़ा गंभीर है। अगर लेकिन समय पे इलाज मिल रहा है तो बच्चे सब ठीक हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे मिस के बच्चे देखे, उन सब ठीक भी हो गए, पर ये है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ जो है इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोविड बच्चों में इतना जो है परेशान नहीं कर रहा है जितना मिस कर रहा है। तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लिए जागरूक रहें, अपने बच्चे को देखते रहें। और आप रोज सुबह इसमें एकदम एक नियम बना लीजिए कि इस समय इस पैंडेमिक के फेज में जब सुबह उठें तो अपने सारे बच्चों को जाके किस करके देखें, आप ठीक हैं, घर में सब लोग ठीक हैं, तब उनको छू के देखें कि उनको बुखार तो नहीं है। मैं इसको बोलती हूँ अर्ली मॉर्निंग रूटीन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ये रूटीन होना चाहिए आपका। आप उसको छू के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो जो है उसको बुखार तो नहीं है। इससे आप बुखार देख सकते हैं। जैसे ही वो उठे आप देखें कि जैसे रोज उठता है वैसे ही उठा है, या बाकी दिनों की अपेक्षा तो थोड़ा उठने में वो ढिलाई दिखा रहा है, तो ये दिखाती है कि आपका बच्चा सुस्त है। तो आप सुबह सुबह हर रोज इस चीज को करें, अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ये बच्चे के लिए है कि आप उसको रोज सुबह छू के देखें, उसको किस करके देखें कि आपका बच्चा ठीक है। गले में ऐसे हाथ लगा के ऐसे आप जो है देखें। अगर आपको लगता है कि उसका गला गर्म है तो इसका मतलब वो फीवर हो सकता है, तो तुरंत आप थर्मामीटर लगाएं, टेम्परेचर देखें। ठीक है, बच्चों की जो बुखार है वो यूजुअली कोविड में 99-100 इससे ज़्यादा नहीं गई है। अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि साथ में कोई और भी इन्फेक्शन है या मिस होने की संभावना है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो आप तुरंत रोज सुबह ऐसे हाथ उठा के देखें, ऐसे गालों को छू के देखें या गालों पे किस करके देखें कि गर्म तो नहीं है आपका बच्चा। ये चीज़ मैं रोज करती हूँ अपने बच्चे के साथ, आपको भी रोज करना है। अच्छा, आप जो है उसके बाद इसमें वही आप जब भी घर में आए बाहर से दरवाजे पे ही अपनी चप्पल अपने मास्क वगैरह हटा दें। घर में तुरंत बाथरूम में सीधे जाएं, कपड़े बदलें, हाथ धोएं। आप खुद भी प्रैक्टिस करें कि आप जो है अपने आँख मुंह अपने हाथ से नाक बार बार ना छुएं, और बच्चे को भी इस चीज़ के लिए बोलते रहें। बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल से जो नीचे के हैं वो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जो उससे बड़े हैं उनको आप बार बार बोलें, देखो मुझे चेहरे पे हाथ नहीं लेके जाओ, नाक मत छुओ बार बार, ठीक है, और जब भी छुओ हाथ धो के छुओ, या उसको छूने के बाद फिर जाके हाथ धो। दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से उनका मिलना जुलना कम करें, बहुत ज़्यादा, खास तौर से जो लोग बीमार हो। अगर आपके घर में ही मान लीजिए कोई बीमार है तो बच्चे को उनसे अलग करिए। उनको जो भी जिस कमरे में भी वो रहते हैं उस कमरे के खिड़की दरवाजे खोलिए, दूसरों कमरों को भी पूरा खिड़की दरवाजे खोल के रखिए। पूरा वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन अगर आपके घर का अच्छा है ना तो आप मान के चलिए कि इन्फेक्शन की दर बहुत कम हो जाती है। अगर आपके घर में भी कोई संक्रमित है तब भी। और बच्चे को बाहर खेलने मत जाने दीजिए, उसे भी आराम करने के लिए बोलिए। अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे में कोई भी लक्षण आ रहे हैं कोरोना के, जैसे कि बुखार, हल्का बुखार है, या खांसी सर्दी जुकाम है, या पेट में दर्द बता रहा है, या दस्त हो रहे हैं, या कमजोरी लग रही है, तो उसे पूरा भरपूर आराम करने दें। उसको भी सिखाएं आप बच्चे को कि उसको कैसे जो है अपना मुंह ढकना है। जब उसे खांसी आए या जुकाम आए, हो रहा हो या छींकना चाहता है वो, तो इस तरह कोहनी में उसको छींकना है, इस तरह से करके छींकना है या खांसना है। और घर में आप सब लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस करें कि आपको इस तरीके से। ये बहुत अच्छा वीडियो है बच्चों के लिए, एक ग्रोवर कार्टून है, उसका यूट्यूब पे बड़ा अच्छा सा वीडियो है, उसको जरूर दिखाएं अपने बच्चों को। ग्रोवर उनको बहुत अच्छे से सिखा रहा है कि कैसे जो है इस तरीके से वो कोहनी में करके छींके या खांसे। ये आप जब खुद करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा। और जो है आप उनमें खाने का, जैसे आप खुद बार बार खाएं। इस कोविड में क्या है ना कि एक बार में बहुत सारा खाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं उसको समय निर्धारित करें, दिन में 6 बार खाएं। एक बार सुबह उठें तो अपना नाश्ता कर लिया, थोड़ा हल्का फुल्का दूध पी लिया हल्दी वाला, फिर अच्छा ब्रेकफास्ट किया, पराठा सब्जी रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं। फिर आप जो है बीच में कुछ फल खाएं,
अपना जो अनार है, सेब है, पपीता है, तरबूज है, खरबूज है। फिर उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। फिर शाम को बीच में जो है कुछ पी लिया, हल्दी वाला दूध ही पी लिया, या काढ़ा बना के पी लिया, या कोई फ्रूट जूस पी लिया, या जूस ही पी लिया, या फिर शाम को लस्सी पी ली। फिर एकदम चाय पिए शाम को, या जो भी आप है, बच्चा है तो उसको दूध पिलाएं, और फिर रात में खाना। तो इस तरीके से हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाए, उसे भी खिलाएं। बीच में ड्राई फ्रूट्स खा लिया दूध के साथ शाम को। इस तरीके से चीजें, और साथ में उसको घर में ही एक्सरसाइज करवाएं। जैसे घर में इस कमरे से उस कमरे में अपना टहल रहे हैं तो 10 मिनट वॉक कर लिया, या जो है जंप कर लिया। बच्चे को बोला 100 टाइम्स हम लोग जंप करेंगे, 100 बार कूदेंगे, तो 100 बार कूद लिया। इस तरीके से जो है छोटी छोटी एक्सरसाइज विथ हर समय करते। ऐसा नहीं कि हमें फिक्स टाइम बना दिया कि सुबह उठे नहीं हम कर रहे हैं। बच्चा बहुत टाइम दे डू नॉट फॉलो दिस टाइम टेबल, तो वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो आप किसी भी टाइम पे उनको प्रमोट करिए, या गाना लगा दिया, बोला डांस करो। डांस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बच्चे जो इंजॉय करते हैं डांस, उनको डांस करो। बहुत छोटे बच्चे हैं आपके, बहुत सारे छोटे हैं, अगर चल नहीं सकते हैं या सपोर्ट के साथ खड़े होने, जैसे 1 साल का बच्चा है वो सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसको लेके आप जो है जंप कर सकते हैं या डांस करवा सकते हैं। इस तरीके से जो है आप उनको एक हेल्दी बिहेवियर और हेल्दी हैबिट घर में ही, और साथ में उनका जो मेंटल वो है, बच्चों को खेलने की बहुत ज़रूरत है जो इस समय नहीं हो पा रहा है। तो उनका जो मेंटल वो है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो आप कोई टास्क रख सकते हैं, या आप उनको जो है उनकी स्कूल की ही कुछ टास्क दे दी कि 1 पेज राइटिंग लिख लो, चलो सुलेख लिखो, चलो जो है कर्सिव राइटिंग लिखो, आज लिख के दिखाओ। जो थोड़े बीच के बच्चे हैं, जो 6 साल 7 साल 8 साल के हैं, जो उनसे बड़े हैं वो थोड़ा अपना मोबाइल और उस पर कर लेते हैं, पर हेल्थ का वो नहीं रहता है। तो आप उनको जो है ऐसे टास्क दीजिए कि तुम मोबाइल पे गाने भी सुनो और टहलो भी, तो वो ये कर सकते हैं। या मोबाइल पे तुम्हारा ऐसा कुछ गेम डाउनलोड करो जिसको तुम चलते चलते भी खेल सको, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनका जो जिस चीज़ में से उनके खिलौने हैं, तो उनको जो है बॉल है दूर फेंक दिया, जाओ लेके आओ। तो इस तरह से उनकी एक्सरसाइज होती रहेगी, और साथ में उनका जो मेंटल वो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मेंटल मिलियो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि आप 2-4 बच्चों में जो बाहर दूसरी फैमिली के बच्चे हैं वो जो है अगर बीमार है तो बच्चा आपका बीमार हो सकता है। उसके बाद जो है आप, जैसा मैंने पहले बताया, मूड चेंज उसका ज़रूर देखें, उसका बिहेवियरल चेंज देखें ज़रूर, कि उसका अगर वो बीमार हो रहा है तो मूड चेंज ज़रूर होगा, उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, बुखार वगैरह आपको देखना ही है। साथ में उससे आपको मूड चेंजेस से आपको उसका मेंटल वो भी समझ में आएगा कि बच्चा हमारा डिप्रेस तो नहीं हो रहा है। बुखार नापने का जैसे थर्मामीटर से जैसे और बड़े लोगों में नापते हैं वैसे ही नापना है। बच्चों की दोनों जो है बगल में आप रख के नाप सकते हैं। हाइजीन में डेली बच्चों को नहलाएं, बहुत ज़रूरी है। मैं ये सबको बोलती हूँ कि डेली आपका बच्चा नहाना चाहिए, सर धो के नहाना चाहिए। और घर में अगर आपके कोई ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसके लिए जो है आपको ये करना है कि जब भी वो हॉस्पिटल से आए ड्यूटी करने के बाद, घर में घुसते ही सीधे बाथरूम में जाए और अपना नहाए, पूरा सर धो के अच्छे से नहाए। जब तक उसकी ड्यूटी चल रही है उसे डेली नहाना है, उसके बाद ही घर के बच्चों से या घर के किसी सदस्य से मिलना है। और गुनगुने पानी से नहाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वाटर से भी नहा सकते हैं, लेकिन नहाना एवरीडे मस्ट है फॉर बच्चा। और घर में अगर कोई ऐसा है, या घर में कोई ऐसा जो बाहर से आ रहा हो, जैसे जिसकी दुकानें हैं, अपनी शॉप पे बैठता है वो आए, या जो ऑफिस जा रहा है, या किसी भी बहुत सारी नेसेसरी जो वो है उसमें लोग ऑफिस जा ही रहे हैं, तभी तो हम लोग का काम चल रहा है इस कोविड में। हर कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करता है, तो जिनको बाहर जाना पड़ा है वो ज़रूर आके नहाए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हैंड वॉश कैसे करते हैं प्रॉपरली, बच्चों में कैसे करते हैं, बड़ा अच्छा उनके लिए कोई पोएम चला दें, और जब तक वो पोएम एक मिनट की रहे, वो चलती रहे, वो उसको एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। एक फेसबुक पे बड़ा अच्छा हैंड वॉश का वीडियो है बच्चों का, जिसमें एक पोएम चलती है, वो 1 ही मिनट की पोएम है, वो चला दें, उससे करेंगे। नहीं तो आप उनको बोलें कि हाथ चारों तरफ से एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के उनको अच्छे से धोना है थोड़ी देर तक, और जो है उनको एकदम खुशबू वाले वो ले आए हैंड वॉश या खुशबू वाले साबुन, जिससे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है। उनको क्या होता है कि हर चीज़ में अगर आप जो है ना खेल दिखाएंगे तो वो बहुत फील करेंगे मज़ा, कि अब हम लोग ऐसे, इनको स्टेप दिखाएं, ऐसे कर रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर हम ऐसे ऐसे इसको भी साफ करेंगे। अब ये अंगूठा कह रहा है कि मुझे भी साफ करो, तो उसको साफ करेंगे। फिर उंगलियां कह रही है, ओह मैं अभी बहुत गंदी हूँ, तो मुझे भी साफ करो।
तो इस तरीके से आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। फिर वो हैंड वॉशिंग एंजॉय करेंगे। उनको बताएं कि ऐसे ही हर बार हाथ हमारा चिल्लाता है कि हमें धो, खाने के पहले, खाने के बाद, या हमने कोई गंदी चीज छुई है तब भी हमारा हाथ चिल्ला चिल्ला के कहता है धोना है, मुझे साफ करो, मुझे साफ करो। तो इस तरीके से आप उनको बताएं, तभी वो इस चीज को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप उनको बोल देंगे कि चलो हाथ धोना है, तो इस तरीके से कोई बच्चा नहीं फॉलो करेगा। उसे लगेगा ये तो हमारे लिए बहुत बोझ का काम बता दिया, हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं ये खेल का, तो मैं क्यों इस चीज को फॉलो करूं। तो वो जो है उसको आप खेल में ही इन्वॉल्व कर दीजिए कि तुमने ये खिलौना छुआ, ये खिलौना बाहर से आया था, कोई बात नहीं। अब हमारा हाथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं बाहर वाले गंदे खिलौने से नहीं खेलता हूँ, मुझे तो अब हाथ धोना होगा, मुझे नहलाओ, तो वो जाके धो लेगा। हैंड सैनिटाइजर का मैं बोलूंगी कि बच्चों में जो है, अगर आप ऐसी किसी उसमें फंस गए हैं, आपको हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। कि आपको वहां पे साबुन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तभी उनका हैंड सैनिटाइज करें। लेकिन जो है अगर आपके पास, तब आप देख रहे हैं कि जहां साबुन है, पानी है, अवेलेबिलिटी है, तो आप उनको हाथ ही धुलवाएं। उनके लिए बेस्ट हाथ धोना है। हैंड सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर मार्केट में गए हैं, आप बच्चा कुछ खाने की जिद कर रहा है, आप खिलवाना चाहते हैं, तो हैंड सैनिटाइज करवाइए और खिलवाइए। बार बार किसी, जैसे आप गाड़ी से गए हैं तो वो गाड़ी के बाहर निकला, गाड़ी में आके बैठा, फिर हाथ धुलवाइए। अगर उसने गाड़ी का कुछ भी छुआ है तो फिर सैनिटाइज करवाइए। हैंड सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं, पर उन्हीं सिचुएशंस में यूज करिए जहां पे एकदम मस्त हो और आपके पास हाथ धोने का कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है, घर के साफ सफाई कैसे करें। सरफेसेस, आप अभी मैंने बताया कि बच्चा हर कुछ छुएगा, तो आप हर चीज को साफ कैसे रखेंगे। बहुत पॉसिबल नहीं है कि रोज धो रहे हैं, तो बस ये करना है कि आपको जो है, जो चीजें गंदी दिख रही हैं, जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे गंदगी है, उस पे ज्यादा फोकस करिए, उसको साफ करिए। उसको साबुन और हर चीज, देखिए साबुन और पानी बेस्ट है। कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो, मैक्सिमम साबुन या पानी से खत्म हो जाते हैं। बस एक फंगल स्पोर्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, तब वो मरते हैं, तो उससे हमें कोई बहुत लेना देना नहीं है। हमें इस समय जो हमारी कॉमन वायरसेस, बैक्टीरिया जिनसे बीमारी हो सकती है, प्लस कोविड वायरस, इसमें यह है कि आप साबुन और पानी का इस्तेमाल भरपूर करें। हर चीज को, कपड़ों को भी आप साबुन और पानी में डुबो के रख दें, आधा घंटा डूबे, उसके बाद फिर उसे धो दें। तो इस तरीके से चीजें जो है, आपको जो भी चीज आपको गंदी दिख रही हो, जहां आपको धूल दिख रही हो, मिट्टी दिख रही हो, गंदगी दिख रही हो, उसे तो आप जरूर साबुन और पानी से धो दीजिए, अगर धो सकते हैं तो। जिनको आप साबुन और पानी से नहीं धो सकते, उनको आप कपड़ा डिप करके साबुन और पानी वाले में उससे पोंछ के फिर सूखे कपड़े से साफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप उनको साफ कर सकते हैं। जो बहुत सारे डिसइंफेक्शन की बात हो रही है आजकल कि ब्लीचिंग डाल दो, जो है उसमें ब्लीच डाल दो, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स आ रहे हैं, उनसे बहुत कुछ फायदा नहीं है। ब्लीच का तो मैं आपको बोलूं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्लीच से जो भाप निकलती है, आप जो ब्लीच बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद जो भाप निकलती है वो बच्चे को फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। खासतौर से बच्चे जो एलर्जिक हैं, या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको दमे की शिकायत है, आजकल बच्चे भी बहुत हैं जिनको दमे की शिकायत हो रही है, चाइल्डहुड एजमा, ब्रोंकियल एजमा, उनमें सब में ये बहुत नुकसानदायक है। तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप बस ये कर सकते हैं कि उनकी सफाई साबुन पानी से साफ करिए या गीले कपड़े से साफ कर दीजिए, उसको सूखने दीजिए अगर गंदा दिख रहा है तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ऐसी सतह है आपके घर की, जैसे टेबल है, उसको किसी कोरोना जो ग्रसित है या संक्रमित व्यक्ति है उसने छू लिया है, या कोई बाहर से आके छू लिया है या बैठा है, तो आपके पास जो सैनिटाइजर है उसको उस पर आप गिरा के और उसको साफ कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर साफ कर दीजिए। आप घर में आजकल सब लोग बहुत सारे यूज करते हैं, लाइजॉल यूज करते हैं, बहुत सारे और भी ब्रांड्स आते हैं जो सब लोग यूज करते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोलिन में आप जो है अपना डिप किया और उसे साफ कर दिया सारा, तो वो कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आप जो है बस ये देखिए कि कोई चीज आपके घर में बहुत गंदी, काली या गंदगी ना दिख रही हो, उस पर ग्रीस ना हो, एकदम चिपचिपी वो ना हो, तो वो आपको बस साफ रखना है। बाकी जो है आपका बहुत जरूरत नहीं है कि नहीं हम बस सैनिटाइजर ले आके और सबके ऊपर डिसइंफेक्ट कर रहे हैं या ब्लीच जो है वो सब जगह छिड़क रहे हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी नहीं है कि कोविड जो है ऐसे स्प्रेड नहीं हो रहा। कोविड सिर्फ और सिर्फ जो है वो हवा से ही स्प्रेड होता है। तो खांसना, छींकना या कोविड संक्रमित व्यक्ति के पास अगर आप बैठे हैं और वो खांस रहा है, छींक रहा है, बोल भी रहा है, तो उससे भी जो है इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, बस ये है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति के बहुत पास गए हैं तो हाथ धो लीजिए,
आपके हाथ से ही आपके नाक में जाएगा इन्फेक्शन और वहां से फेफड़ों में जाएगा। तो ये चीज का बस ध्यान रखना है हमको कि हमारी हर चीज बहुत साफ सुथरी हो। हफ्ते में हर तीसरे दिन अगर आपका बच्चा है आपके पास तो आप बेडशीट वगैरह अपनी चेंज करते रहिए। तो ये सब जो थोड़ी सी सफाई की जो चीजें हैं बच्चों के लिए, उनके उनके खिलौने वो बहुत ज्यादा जरूरी है साफ करना। तो अगर जैसे जो प्लास्टिक के खिलौने हैं जो पानी और साबुन के पानी में डाल के आप धो सकते हैं तो वो बिल्कुल साबुन के पानी में डालिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए बकेट में और साफ कर दीजिए। उनकी उनकी बिस्तरें, उनकी चद्दरें, उनके ओढ़ने और बिछाने की चद्दरें हो गई, उनके घर उनके कमरे के जो फ्लोर है वो सब आपको, फ्लोर भी आप जो है सादे पानी से धोइए, कोई जरूरत नहीं है आपको लाइजॉल या उससे धोने की। आप साफ पानी से उनके कमरे के जो है वो साफ करवा दीजिए या पोछा लगवा दीजिए। उनके कपड़े, उनके जो पालने वगैरह है, बहुत छोटे बच्चे हैं तो या जिससे वो खेलते हो, जैसे बहुत सारे बच्चों की तीथर होते हैं मुंह में डाल के, तो वो तीथर आप डेली साबुन पानी में धोइए उसको, वो सब क्लीन करके रखिए। तो वो आपको जो है धोना है और जो साबुन के पानी में धो सकते हैं वो धोइए, नहीं तो उससे उनको आप पोंछ के साफ करके उससे फिर सादे पानी वाले कपड़े से पोंछ के, सूखे कपड़े से पोंछ के वो हो जाएगा। और ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, मान लीजिए अगर आप जैसे लाइजॉल है, लाइजॉल के ऊपर एक लेबल लग के आता है यूए, मतलब इन्वायरमेंटल जो है वो प्रोटेक्शन, ईपी एक आता है, तो वो अप्रूव्ड, तो वो उस तरह का आप लोगो देख लीजिए। जब भी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे ईपीए का लेबल लगा हो वो आप जरूर यूज करिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अप्रूव करके वो आता है। जैसे फसाई होता है खाने की चीजों पे, उसके लेबल आते हैं, फसाई का लगा रहता है, तो वैसे ही लोगो ईपीए का भी होता है। वो सारे डिसइंफेक्टेंट्स या जो भी आप सफाई के लिए जो चीजें यूज करते हैं उस पे लग के आता है, तो उसको आप जरूर देखें। बहुत सारे जो खिलौने हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, स्पेशली आजकल बच्चों के पास बहुत सॉफ्ट टॉयज होते हैं, टेडी है, ये है, वो है, डोरेमोन है, ये सब लेके जो है, जो एक्स्ट्रा, जो आपका बच्चा बहुत खेलता है उसको बाहर रखें, बाकी जो नहीं खेलता है उसको अंदर रख दें, और जो बाहर है उसको भी समय समय पे साफ करते रहें। बाहर जो है, बाहर से बहुत सारे अभी खिलौने इस पैंडेमिक में लाने की बहुत जरूरत नहीं है, या किसी और के घर से नहीं लाना है, या किसी और के घर नहीं भेजना है, और दूसरे बच्चों के साथ टॉयज ना शेयर करने दें। घर के बच्चे हैं ठीक है, पर बाहर के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ टॉयज ना शेयर करें, अगर किए हैं तो उनको साफ करें फिर से। और बच्चों में भी ये ध्यान रखें, बच्चों में ये बात एकदम बताएं उनको कि उन्हें दूर रहना है, जो 2 गज की दूरी है वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, इस समय बहुत ज्यादा है, वो उस चीज को किसी में वो ना करें। आपके घर में बहुत सारे लोग अगर मिलने जुलने वाले आते हो तो प्लीज, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो उनको आप उसके ऊपर आप लगाम लगाएं। बहुत लोग नहीं आने चाहिए आपके घर में। नॉन एसेंशियल विजिटर्स हैं, जैसे दूध वाला है, बहुत जरूरी है, दूध देने आएगा ही तो वो तो जरूरी आएगा ही। आपके घर में मेड है, वो काम करती है, आपको जरूरत है तो आप उसको बुलाएं, पर और बाकी लोग नहीं है, बाकी लोगों को आने की जरूरत नहीं है जो आपके घर में आते हैं। जिनको आप जितना कम लोग आएंगे उतना अच्छा है बच्चों के लिए। और बच्चों को दूसरों के पास, जैसे आप हैं घर में, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके पास तो नहीं जाने दें कि वो बस चिपका चिपकी करें, या बच्चों को तो सब लोग प्यार करते हैं, पास बुला के गोद में बिठा लिया, तो वो चीज जो है उनसे दूर रखें। बाहर वाला कोई आ रहा है तो बिल्कुल उसके पास तो और नहीं जाने दें, क्योंकि कौन इन्फेक्शन लेके आ रहा है आपको नहीं पता है। और उनको जब भी वो घर के बाहर निकले उनमें ये जरूर बताएं उनको कि उनको हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है अपने साथ, और कैसे इस्तेमाल करना है। जो बाहर जाके खेलने वाले बच्चे हैं, वो जो घर में खेल रहे हैं तो उनका तो आपको टाइम टाइम पे हाथ धुलवाते रहना पड़ेगा। खाने के टाइम पे भी आप देखें तो ऐसा नहीं है कि घर में, जैसे हम लोगों ने भी किया, बहुत हम सब भाई बहन एक साथ बैठ जाते थे, मम्मी एक थाली में जो है पूरा खाना जो है वो करके और सबको लोग एक ही में खा लेते थे। वो वाली प्रैक्टिस जो है अब थोड़ा सा इस टाइम पेंडेमिक में कम करना पड़ेगी अपने को। जो घर के बच्चे हैं सबकी अलग अलग प्लेटें लगाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बच्चा इन्फेक्शन हो रहा है उसको या होने वाला है, तो एक्सपोज हुआ है वो, तो वो दूसरों को भी दे देगा अगर एक साथ खाएंगे तो आपको क्या करना है कि सबकी प्लेटें अलग अलग लगानी है, सब में अलग अलग अपना सबको खाना दे दिया, सब अलग अलग अपना कुर्सी पे बैठ के खाएंगे या जहां भी बैठ के खाएं, जमीन पे, जैसे भी हो। जो लोग आपके घर में संक्रमित हो गए या बच्चा ही संक्रमित हो गया है तो उसके लिए आपको डिस्पोजेबल प्लेट, कप ये सब यूज करना चाहिए, उसके बाद उसको फेंक दीजिए। और बाकी जो है घर में जो है बच्चे अपना खेलते रहें, कूदने दौड़ने वाला खेल खेलें। अगर आपको लगता है कि बाहर जो है वो जाके खेल सकते हैं कुछ घंटे के लिए, और उस समय कोई ना हो, बाहर कोई भीड़ ना हो, कम ही बच्चे हो, तो आप अपने परिवार के बच्चों को भेज सकते हैं,
बाहर जाके खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तो मानना है, बस इस पैंडेमिक ने इस चीज़ के लिए जो है रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि बच्चे बाहर जाके नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सुविधा मिल रही है कि आपका बच्चा थोड़ी भी देर कहीं आस-पास पार्क है, जहाँ आप एक टाइम देख लीजिए कि उस टाइम पे लोग कम होते हैं या कोई नहीं होता है, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर भेजें बाहर खेलने के लिए। कितना भी बड़ा बच्चा हो, बाहर टहलने के लिए, बाहर खेलने के लिए वो खेल सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि तो उस समय वो मास्क ना पहना रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि जब भी बाहर जाए तो अपने जो है कोई ना हो, वो बच्चे ही हो, आप लोग हो, आपका परिवार हो, बस। और मास्क के लिए जब मैं बताऊंगी तो ये है कि मास्क जो है अब रिकमेंडेशन आया कि 2 साल के ऊपर के हर बच्चे को मास्क पहनना है। 2 साल से पहले ये था कि 5 साल के नीचे वाले बच्चे मास्क नहीं पहन सकते, नहीं संभाल सकते हैं, तो उनके लिए छूट थी। लेकिन अब ये है कि हर 2 साल से ऊपर का बच्चा मास्क पहनेगा। तो जो 2 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके माता पिता को उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि जब वो मास्क पहन रहे हैं तो वो ठीक से मास्क पहने, उनके साइज का हो, उस मास्क में वो कंफर्टेबल हो। अब देखिए छोटे बच्चे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए आपने एक मास्क खरीदा, आपको चेक करना है कि आपका बच्चा मास्क उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, और 2 से 5 साल के बीच का है, तो आपने उसको मास्क पहना दिया। पहनने के बाद आपका बच्चा पहले तो कहेगा कि नहीं हटाएगा, तो आप जो है उसको हटा रहा है, फिर आप उसको 5-10 मिनट के लिए बोलिए नहीं बेटा नहीं है, उसके हाथ पकड़ के रखिए। अगर उस 5-10 मिनट के बाद आप उसका हाथ छोड़ देते हैं या वो उसी में जो है थोड़ी ही देर में उसके लिए यूज्ड टू हो जाता है, तो मान के चलिए कि ये कंफर्टेबल मास्क है उसके लिए, उसी साइज की और मास्क खरीद लीजिए। लेकिन अगर वो उसके बाद भी 5 से 10 मिनट आपने छोड़ दिया और हाथ उसका पकड़े हैं, फिर भी वो ऐसे करके हटाने की कोशिश कर रहा है, या जैसे ही आपने उसके हाथ छोड़े उसने मास्क हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो मास्क उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आपको दूसरा देखना पड़ेगा। तो इस चीज को आप चेक करिए। और उसके बाद आपका बच्चा जैसे आधा घंटा मास्क पहना है, उसके बाद आप थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करिए, आधा घंटा 1 घंटा वो पहन के बैठा है कि उसमें उसको मतलब सांस लेने की दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो खेल तो रहा है कंफर्टेबली, वो जो भी काम कर रहा है वो आराम से कर रहा है, उसको कोई दिक्कत, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बच्चा मास्क टॉलरेट कर सकता है और मास्क उसके लिए कंफर्टेबल है। तो आप उसको ऐसे चेक करिए। ये 2 से 5 साल के लिए, 5 साल के ऊपर वाले बच्चे तो वो बता देते हैं कि उनको ठीक, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा तुमको ठीक लग रहा है, इसको पहन सकते हो, देखो। और मैं आपको सही बताऊं तो बच्चों को सिखाना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू बड़े। जब मैं देखती हूँ, मैं अपनी बेटी को अगर एक इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ तो वो तुरंत उसको समझ जाती है, और बाकी सब बच्चों को भी मैं देखती हूँ, हॉस्पिटल में भी मैं देखती हूँ, जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो बच्चों को मास्क पहनाना में हमारे लिए बहुत आसान होता है, और उनके माता पिता को बार बार बोलना पड़ता है कि आपका मास्क नाक के नीचे क्यों है, आपका मास्क ठोड़ी पे क्या कर रहा है, मास्क ठीक से पहनिए। पर अगर बच्चों को एक दिन सिखा दिया तो वो रोज रोज उसको फॉलो करते हैं। तो बच्चों को सिखाना बहुत आसान है, तो इसलिए आप उनको पूछ सकते हैं कि आप जो है बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मास्क, और उनके लिए बड़े रंग बिरंगे कलरफुल मास्क लाएं, तो वो खुशी से उसको पहनेंगे, उनको लगेगा कि अरे वाह ये भी एक चीज़ है, ये भी हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, तो वो इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें कि उनके साइज का और कलरफुल मास्क उनके लिए होना चाहिए। जब भी वो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, इवन मतलब 5 साल तक वालों के तो आपको खुद उतारना है, खुद पहनाना है, लेकिन जब भी आप उतारेंगे उनका मास्क तो उनका हाथ धुलवाएंगे। आप खुद उतारेंगे फिर भी हाथ बच्चे का धुलवाएंगे, क्योंकि अब आपने मास्क उतार दिया, आपका बच्चा जितनी सतहें छुआ होगा तुरंत उसका जाएगा उसकी नाक में या मुंह में जाएगा हाथ। तो उस चीज को बचाने के लिए आपने मास्क उतारा, आप खुद हाथ धोइए, बच्चे का भी हाथ धुलवाइए। और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको बिल्कुल बोलिए कि बेटा मास्क उतार के रख दिया, वैसे ही मास्क निकालना है किनारे से इसकी तली पकड़ के, और उसके बाद आप जो है तुरंत उनको बोलिए हाथ धोइए। मास्क उतारने और पहनने के पहले हाथ बच्चे का भी धुलवाना, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, 2 साल से लेके 5 साल का हो या 5 से लेके जो है 19 साल तक का हो, आपको मास्क हाथ धुलवाना बहुत जरूरी है। और अगर छोटा बच्चा है, आपको लग रहा है कि उसमें कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं, तो उसको तो जरूर मास्क पहनवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो दूसरों को स्प्रेड कम करेगा। और जो है वैसे ही मास्क पहनना है तो जो नाक और मुंह जो है वो ढका होना चाहिए, आंख नहीं ढकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ठोड़ी जो है वो मास्क जो है वो पूरा यहाँ से लेके ये ठोड़ी तक
बच्चों का आना चाहिए। तो ये आप इससे साइज नाप सकते हैं। आपने कोई मास्क लिया, उसको उसके ऊपर लगा के देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा उसका ढका होना चाहिए, और साइड से उसमें इतना भी नहीं, इतना होना चाहिए कि पूरा चिपका हो मास्क। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा उठा हुआ हो मास्क तो यहाँ से कोरोना वायरस अंदर चला जाएगा। तो इसलिए एकदम स्नगली फिटिंग जिसको बोलते हैं, एकदम उसके चारों ओर से चिपका हुआ मास्क। अब बच्चों के खान पान का, बड़ों के खान पान का तो आपने देख लिया। तो बच्चों के खान पान का मैं बताऊं आपको, तो उनमें सबसे ज्यादा जरूरी है पानी पिलाना, हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। पानी, दूध, जूस, नारियल पानी, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपका बच्चा पसंद करता हो। पानी जिसमें बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं, वो खेलने में रह जाते हैं। तो मैं हमेशा माता पिता को ये बोलती हूँ कि हर 2 घंटे बाद आप अपने बच्चे को रिमाइंडर दें, बेटा जाके पानी पी लो, बेटा पानी पियो, बेटा देखो तुम्हारी ग्लास रखी। उनके लिए सुंदर सुंदर सिपर्स लाएं। बच्चों जो क्या होता है ना कि 10 ईयर्स तक के जितनी सुंदर ग्लास, जितना सुंदर कप, जितने सुंदर सिपर्स होंगे, उतना उसमें जो है वो इनकरेज होते हैं पानी पीने के लिए। तो आप उसमें पानी भर के रखें। जब आपका मन करे कि उन्हें जूस पिलाना है तो जूस भर के रख दें। तो इस तरीके से जो है आप उनको कोल्ड कॉफी बना के दे दें। जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 5 ईयर्स के बच्चों को आप आराम से दे सकते हैं, दे विल लव इट। कोल्ड कॉफी, शेक, ये सब आप उनको बार बार पिलाएं बना के। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, तो वो आप उनको बार बार प्रमोट करें पानी पीने के लिए। तो बार बार रिमाइंडर दें। मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप बार बार उनको पानी पीने के लिए बोलें। तो ये जो है आपको देखना है, घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो मेरा भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कोरोना पैंडेमिक में कम से कम वो घर में ऐसा ना करें। बाकी जो इम्यून की बात हुई, इम्यूनिटी बढ़ाने की जितनी चीजें अभी आपको इसके पहले वाले उसमें बताया गया है, डॉक्टर प्रवीण ने बताया है, वो सारे आपको बच्चों के लिए भी फॉलो करने। बच्चों का काढ़ा आप बनाए, उन्हें जरूर बनाए उनके लिए काढ़ा, या जो भी आप आयुष्कात उनको दे रहे हैं उसमें दे, लेकिन उसमें हनी ऐड करें। शहद ऐड करने से क्या होता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो बच्चे उसको पसंद करते हैं। आप किसी भी बच्चे को ये सारी चीजें तब तक नहीं पिला सकते हैं जब तक कि वो इसको पसंद ना करे। तो उसमें, या जो बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें अगर वो समझ सकते हैं कि नहीं ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको तो ऐसे भी पी सकते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें खूब सारा हनी डालिए। हनी इज वेरी गुड, हनी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो उसमें ऐड करिए। उसके साथ साथ आप उनको काढ़ा और ये सब दे सकते हैं। और हल्की जो है हल्की चीजें उन्हें खिलाएं। अगर बच्चा संक्रमित हो गया तो बिल्कुल हल्की चीजें खिलाएं, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, या मूंग दाल खिला दिया। अगर आप अंडा और मीट खाते हैं तो मीट का सूप बना दिया, या एक अंडा जो है उसका ऑमलेट बना के खिला दिया उसको, और खिचड़ी बना के खिला दी, दलिया बना के खिला दिया, रोटी दूध खिला दिया। मतलब हल्की हल्की चीजें जो है, और कई बार खिलाएं। एक ही बार में ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा तो एक ही रोटी खाता है, बहुत अच्छी बात है, एक रोटी खा लिया उसने, फिर 2 घंटे बाद एक और रोटी खिला दीजिए। तो इस तरीके से आपको खिलाना है। और अगर सब्जी खा लेता है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप खिचड़ी बनाइए, उसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए, और उसको ऐसा बना दीजिए कि सब्जियां दिखे ही ना, बिल्कुल वो हो जाए, बिल्कुल गला के एकदम मैश करके, तो वो जरूर खाएगा। उसमें थोड़ा सा नींबू नमक ऐड कर दीजिए। अगर मीठा खाता है तो दलिया बनाइए, उसमें भी सब्जी ऐड कर दीजिए चीनी के साथ, वो भी बहुत बेस्ट होता है। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं। 3 ईयर्स तक के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। उसके ऊपर के बच्चे अपना खाते रहते हैं। और बीमारी के टाइम पे बच्चे खुद कुछ खाना कम कर देते हैं, तो उस केस में यही रहता है कि उनकी पसंद की चीजें भी खिलाइए। जैसे बच्चे हैं वो चिप्स कुरकुरे ये सब खाते हैं, तो जब बीमार है तो थोड़ा उनको दीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि वो उसको खाने के बाद उनकी एपेटाइट थोड़ी इंप्रूव होती है। उनको लगता है ये खाने को मिला है, फिर आप बोलिए कि देखो अभी तुमने चिप्स खाया, तुम्हें खिलाया हमने, अब तुम एक काम करो कि थोड़ा सा ये खा लो 2 चम्मच, फिर हम लोग 2 चिप्स और खाएंगे। तो इस तरीके से बच्चा थोड़ा और ज्यादा खा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रमोट करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा अपने बच्चे को, अगर वो संक्रमित है, खाना खिलाने में। और मैं आपको सच बताऊं तो इन सारे मोटिवेशन के साथ बच्चे खा लेते हैं। जितना सिखाना उनको आसान है, उतना खिलाना भी आसान है। बस धैर्य और समय ये माँ को जरूर देना होगा, या पिता को देना होगा, या जो भी उसकी केयर कर रहा है उसको देना होगा। तो उनकी जो पसंद की चीज है वो साथ में, एक चॉकलेट रख दीजिए साथ में, बोलिए ये चॉकलेट तब जब ये कटोरी का खाना जो है वो आप ये खा लोगे बेटा, चलो इतना खाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग दोनों सब मिलके चॉकलेट खाएंगे। तो इस तरीके से बच्चा जो है आपका जरूर खाएगा। मोटिवेशन उनको चाहिए। बाकी इम्यूनिटी वाला जो आप खाते हैं उनको भी खिलाइए। इस पैंडेमिक में बहुत सारे माता पिता मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब बच्चे को लेके मार्केट कैसे जाएं, या हम सामान लेने बाहर जाते हैं तो बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो उस केस में मैं ये करूँगी, आप ले जाइए,
आप दोनों जाइए साथ में, एक आदमी बच्चे को लेके बाहर खड़ा रहे, दूसरा जो है वो शॉपिंग कर ले, क्योंकि बच्चा आपके साथ जाएगा। और अगर उसे ये आप में से एक कोई जाके ले आए, अगर लेकिन बच्चे जिद करते हैं बाहर जाने की मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अभी तो बहुत गंभीर स्थिति है, स्थिति जब थोड़ी संभलती है तो बच्चे भी बाहर जाना चाहेंगे, कितना समय वो घर में रहेंगे। तो उस समय की बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी जाएं ले जाएं अपने बच्चे को, लेकिन कोशिश करें कि बाहर है। अगर अंदर जा भी रहे हैं तो उसको पकड़ के रखें, वो वहाँ की सारी चीजें ना छुएं, और बीच बीच में उनके हैंड सैनिटाइज कराते रहें, मास्क पहनाए रहें, और घर जब लौट के आए तो उसके कपड़े बदलवाएं, हाथ धुलवाएं, मुंह धुलवाएं, पैर धुलवाएं, फिर दूसरे कपड़े पहना दें। तो आप सेफ रहेंगे, आप भी और आपका बच्चा भी। ये बहुत कुछ कठिन नहीं है, या इसमें कुछ बहुत वो नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम हमेशा से फॉलो करते आए, बस हमें ध्यान में रखते हुए उसे अभी थोड़ा ज्यादा करना है। फिर हम लोग बात करते हैं वैक्सीन्स की थोड़ी सी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं चूंकि बच्चों की डॉक्टर हूँ तो हम वैक्सीन बहुत बच्चों को लगाते हैं, तो वैक्सीन हमारे लिए हमेशा से बहुत ज़रूरी रहा है। और हम देखते हैं कि वैक्सीन लगाने से बच्चों में कितनी जानलेवा बीमारी, हमने वो सारी जानलेवा बीमारी देखी है, काली खांसी, खसरा जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया जिसको काली खांसी बोलते हैं, मरते हुए देखा हमने, टेटनस मरते हुए देखा है बच्चों को उन बीमारियों से। लेकिन अभी क्या है कि हमारी सरकार जो है ना सारे टीके मुफ्त में दी। निमोनिया से मैंने कितने बच्चों को मरते हुए देखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो टीकाकरण है जैसे बाकी बच्चों के लिए होता है, हम बड़े भी उनसे सीखते हुए टीकाकरण अपना जरूर करवाएं। अभी तो बच्चों के लिए नहीं आया है, 18 साल से ऊपर के लिए, लेकिन जैसे बच्चे जो है ना वो जाते हैं टीका लगवाते हैं मुंह बना के, या जैसे भी हम जबरदस्ती उन्हें लगवाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन बीमारियों से बचा रहे, तो अपने बच्चे की ही खाते कि हम बचे रहें, हम उन्हें हमेशा उनके ऊपर हमारा आशीर्वाद बना रहे, हम टीकाकरण जरूर करवाएं अपना। और जो भी वैक्सीन इस समय भारत में उपलब्ध है, मैं आपको बताऊं दोनों बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और आप अगर सोचते हैं कि जो विदेशों में उपलब्ध है वो अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। वो विदेशों के लिए बनी है, उसका टेम्परेचर, उसका मेंटेनेंस वो अलग है। हमारे देश के लिए यही वैक्सीन बनी है। और मैं आपको अपना ही बताती हूँ, मैं दोनों डोज हम लोग को बहुत पहले मिल गया था, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर थे, हेल्थ केयर वर्कर्स को तो पहले मिला। और मेरे घर में जो है हमको मिल चुका था। मेरे घर में मेरी मेड भी संक्रमित हो गई थी, हमारा ड्राइवर भी संक्रमित था, और मेरी बेटी उन लोग के साथ रही 2-3 दिन उस संक्रमण के साथ ही, क्योंकि लक्षण आने के 2 दिन पहले से ही आप फैलाने लगते हो बीमारी। जिस दिन उसको लक्षण आए उसके बाद हमने उसको आइसोलेट किया, लेकिन उस 2 दिन एक्सपोजर के बाद भी मैं बची हूँ, मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ। और मेरी बेटी जो है उसको भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो ये था कि हम लोग अपना सब खिड़की दरवाज़ा खोल के रखना और सब कुछ ये सब फॉलो करते हैं, और उसको बार बार हाथ धोना ये सब वो करती रहती है, इसलिए वो हम लोग बच गए, हम दोनों। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मेरे खुद के माता पिता, उन्होंने भी वैक्सीन ली, और वो बल्कि वो बहुत एक्सपोज भी हुए बीमारी के लिए, पर उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं, अगर आपको बीमारी हो भी जाती है तो बहुत हल्की। यहाँ पे हम सब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो संक्रमित हुए, लेकिन कोई गंभीर नहीं हुआ, किसी को गंभीर कोविड नहीं हुआ, किसी के फेफड़ों पे उतना असर नहीं हुआ। तो हम आपसे यही करेंगे हाथ जोड़ के कि आप वैक्सीन लें, क्योंकि अगर आप संक्रमण होता भी है तो कम से कम वो जानलेवा नहीं होगा। और दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ बचाव ही कारगर है। दवाइयाँ, कोई दवाई उनके लिए है नहीं। बड़े बच्चों के लिए तो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन है, लेकिन उनका भी कोई रोल बहुत प्रूवन नहीं है। बुखार के लिए पैरासीटामोल है, लेकिन बस बचाओ, हैंड वॉशिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, यही बचा सकता है। और भीड़ में नहीं जाना, बच्चों को एक ग्रुप में खेलने से बचाना। बहुत अभी मेरे पास, क्योंकि हम लोग वैक्सीन से डील करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के भी फ़ोन आते हैं कि बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि अभी तो हम बीमार हो गए थे, अब 3 महीने 4 महीने पहले बीमार हुए थे, अब हम बीमार हो चुके हैं, या हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमने तो अपना वो करवा के देख लिया है, एंटीबॉडी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं वैक्सीन लगवाऊं? मेरा जवाब है हाँ। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और 2 महीने पहले तक आपको कोई कोविड की बीमारी नहीं थी, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। जो बीमार थे, संक्रमित हुए थे, वो 2 महीने के बाद वैक्सीन लेंगे, सिम्टम आने के 2 महीने के बाद। और सिम्टम अगर आप ठीक होने से जोड़ेंगे तो 6 हफ्ते के बाद आपको वैक्सीन लेनी ही लेनी है, क्योंकि क्या होगा उससे, जो एंटीबॉडी आपके अंदर बनी है बीमारी से, संक्रमण से,
वो और बूस्टअप होगी, तो और ज़्यादा आप जो है आपकी प्रतिरक्षा जो है वो और बढ़ जाएगी, आप कोविड से और उस वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको जो है वैक्सीन लेनी है, किसी भी कंडीशन में आपको वैक्सीन लेनी है। अगर आपको बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए थे तो 2 महीने बाद वैक्सीन लीजिए, लेकिन वैक्सीन लेने से आपका जो है संक्रमण की जो वो है वो बहुत कम हो जाएगी दर। आप 2 महीने बाद वैक्सीन लीजिए। अगर आपने मान लीजिए पहली डोज ही लगवाई थी, उसके बाद आप संक्रमित हो गए तो कोई बात नहीं, आप संक्रमित हो गए, उसके जो है 1 महीने बाद या 6 हफ्ते बाद, मतलब 1.5 महीने बाद आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। आप जाके जिस दिन आप ठीक हो गए उसके 1.5 महीने बाद जाइए दूसरा डोज लगवा के। अब पहली डोज भी आपकी काम करेगी, उसी ने आपको बहुत गंभीर संक्रमण से बचाया। दूसरी डोज आप और लगवा लेंगे 6 हफ्ते बाद तो आप और बचे रहेंगे संक्रमण से। ये कह रहे हैं आजकल बहुत सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं कोरोना वायरस के, बहुत स्ट्रेन्स आ गए हैं, बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं कि क्या एक ही स्ट्रेन से बच सकते हैं एक वैक्सीन से। ऐसा नहीं है, वैक्सीन सारे स्ट्रेन से आपको बचाएगी, सारे स्ट्रेन्स जो इस समय हैं। तो आप सारे स्ट्रेन्स जो है आप जो है से बच सकते हैं, इसलिए वैक्सीन प्लीज लगवाइए, ठीक है। और वैक्सीन लगवाने के कम से कम मान के चलिए कि 2 हफ्ते के बाद से आपकी प्रतिरक्षा जो है वो उसके लिए जो है स्ट्रांग हो पाएगी, काम करेगी। तो 2 हफ्ते तक आप अभी भी जो है उससे बचे नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते तक आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने, इवन उसके बाद भी फॉलो करना है आपको। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन लगवाना उतना ही ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप मान के चलिए। अगर मान लीजिए कि बहुत कभी कभी मेरे कोई माता पिता मुझसे पूछते हैं कि बच्चे को बुखार आ रहा है, आप बताइए कोविड हो सकता है क्या। तो मैं ये नहीं आपको बता सकती हूँ कि ये कोविड हो सकता है कि नहीं, लेकिन इस पेंडेमिक में अगर आपके बच्चे को बुखार आया है तो डेफिनेटली कोविड होगा। आपको टेस्ट करा के ही पता चल सकता है कि वो कोविड है कि नहीं है। लेकिन आप हर बुखार को इस समय कोविड ही मानिए और उसी तरीके से इलाज करिए, आइसोलेट करिए, अलग करिए, पैरासीटामोल देना शुरू करिए, अच्छा खाना, पानी खूब सारा, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जो संक्रमण की जो लक्षण होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, वही है सर्दी, हल्की खांसी, हल्का बुखार, बहुत ज़्यादा जो है सुस्ती, शरीर में दर्द। बच्चे शरीर में दर्द बता नहीं पाते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं। तो उनमें देखिए आपको ये चीज़ मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन और सुस्ती पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या सुस्त हो रहा है तो इसका मतलब कि वो बीमार है। बाकी पेट में दर्द, लूज मोशन, उल्टी, ये सब भी वही लक्षण होते हैं जो बड़ों में होते हैं, कुछ अलग नहीं होते। लोग पूछते हैं हमसे बच्चों में टेस्ट कब कराएं, तो बच्चों में टेस्ट कब कराना है, जब आपके परिवार में कोई और परिवार के सदस्य संक्रमित हो या आपका बच्चा लक्षण दिखा रहा है, बुखार है, हल्की खांसी है, हल्का बुखार है, जुकाम है, मतलब पेट दर्द है, दस्त है, ये सब है तब। या फिर जैसा मैंने आपको बोला कि बुखार अगर हल्का फुल्का भी आया और 3 दिन के बाद तक बुखार चल रहा है, ठीक नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि इस केस में बच्चे में जो है वो दिक्कत हो सकती है। और जांच कौन सी करानी है, जांच भी 2-3 तरह की हो रही है, RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट, कोविड एंटीबॉडी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ RT-PCR कराना है। जब भी अगर RT-PCR ही कराना है, वही गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर RT-PCR की सुविधा नहीं उपलब्ध है तब आप एंटीजन टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो यही 2 आपको कराने हैं। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट तब तक नहीं कराना है जब तक आपका डॉक्टर ना बोले। तो इसलिए सिर्फ 2 टेस्ट याद रखिए, RT-PCR, रैपिड एंटीजन, जिसमें RT-PCR ही याद रखिए, जब कराइए RT-PCR फॉर कोविड, ठीक है। जैसे कुछ इस परिस्थितियां आ जाती हैं, मैंने मतलब फ़ोन आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब माँ और बच्चा दोनों पॉजिटिव हो गए, अब क्या करें। तो ठीक है, माँ और बच्चा दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए बच्चा माँ के बिना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा अगर माँ बीमार नहीं है, इतनी ज़्यादा मतलब उसके फेफड़े ठीक हैं, मतलब वो घर में रह रही है, तो बच्चा माँ के साथ रहेगा। अगर माँ बहुत क्रिटिकल है, ICU जैसी कंडीशन है, तब तो अलग ही रखेंगे, लेकिन दोनों एक साथ रहेंगे। माँ पॉजिटिव है और बच्चे नेगेटिव हों तो ऐसा है कि अगर कोई बेहतर उपलब्ध हो, आपके पास कुछ है, आपके रिश्तेदार हैं जो उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो आप उनको अलग कर दीजिए माँ से। लेकिन अगर कोई नहीं है देखभाल करने वाला, माँ ही है, तो फिर बच्चा भी माँ के साथ रहेगा, बच्चा भी मास्क पहनेगा, माँ भी मास्क पहनेगी। बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल से नीचे का है, तो माँ को तो डेफिनेटली मास्क पहनना है। बच्चे और माँ को एक ही कमरे में आप रख सकते हैं, बहुत छोटा बच्चा है तो, लेकिन 2 फीट की दूरी होनी चाहिए उनके बिस्तरों के बीच में। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको पालने में लिटा दिया, थोड़ा सा दूर रख दिया माँ से। माँ को जब दूध पिलाना होगा तो बच्चे को लेंगी, हाथ धोएंगी, बच्चे को लेंगी
और मास्क पहन के उन्हें दूध पिलाएंगी, फिर वापस रख देंगी। तो ये चीज चलेगी। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो तो माँ के पास ही रहेगा, मानेगा नहीं, तो माँ को हर समय मास्क पहनना होगा, समय समय पे हाथ धोते रहना होगा, ये चीज थोड़ा सा रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पॉजिटिव हो जाता है लेकिन माता पिता दोनों नेगेटिव होते हैं, वो केस थोड़ा सा वो रहता है। तो उसमें ये रहता है कि बच्चे को आप अकेले नहीं छोड़ सकते। हम लोग यहाँ पे ये चैलेंजेस बहुत फेस करते हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत बीमार है, आईसीयू में है, तो अटेंडेंट नहीं जाते उनके साथ, क्योंकि बच्चा इतना होश में ही नहीं रहता है कि वो माँ बाप को बुलाए भी। लेकिन अगर बच्चा जो है वो कम बीमार है और ऐसा है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, तो माता या पिता में से किसी एक को जाना पड़ता है बच्चे के साथ। तो वही सेम चीज, माँ मास्क पहने। और मैंने देखा है बहुत सारी माएँ अपने बच्चे के साथ रहीं कोविड पॉजिटिव वार्ड में और उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो मास्क पहनती रही, हाथ धोती रही, रोज नहाती रही, नहलाती रही, बच्चे का वहां पे खाना पीना सब मिलता रहा। तो संक्रमण की ऐसी नहीं है कि संक्रमण होके ही रहेगा, जरूरी नहीं है। बस ये है कि अगर आपने अपना प्रिकॉशन रखा है तो सब बढ़िया है। तो इस केस में बच्चा, तो कुल मिला के यही होता है कि अगर बच्चा है, आपका तबीयत नहीं ठीक है उसकी, तो आपको उसके साथ रहना है, तो आपको प्रिकॉशन रख के उसके साथ रहना है, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। हाँ, 2 साल के बच्चों के लिए मास्क पहन के आप रह सकते हैं, रखना है, रहना भी है। और मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो पहले से, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो एलर्जिक हैं, अस्थमैटिक हैं, डायबिटिक हैं, बहुत बच्चे हैं, लेकिन इनमें गंभीर कोविड की समस्या हो सकती है, या उनमें पैदाइशी ही कुछ फेफड़ों की बीमारी हो, पैदाइशी ही गुर्दों की बीमारी हो, पैदाइशी ही लिवर की बीमारी हो। ऐसे बच्चे एट रिस्क होते हैं, जैसे बड़ों में है वैसे ये भी एट रिस्क है। तो इस केस में क्या है कि आप अपने डॉक्टर से पहले दिन ही, अगर आपके बच्चे को फीवर आता है तो डॉक्टर से अपने सलाह लेते रहें। समय अगर ऐसा होगा कि उसकी बीमारी बढ़ेगी तो वो आपको हॉस्पिटलाइज करने का जरूर बोलेंगे। और अगर मान लीजिए आपका बच्चा घर में बीमार हो गया है, तो जैसे अभी आपको डॉक्टर प्रवीण ने बताया था इसके पहले कि उसका जो है आपको सैचुरेशन देखते रहना है, पल्स रेट देखते रहनी है। बच्चों में ना पल्स रेट बहुत जरूरी होता है, सैचुरेशन तो ठीक है। मान लीजिए आपका बच्चा है वो जो है 2 साल का है, उसकी पल्स रेट आ रही है 140, 150 और सैचुरेशन आ रहा है 99, तो इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल जो 2 साल का बच्चा है उसकी पल्स रेट जो है वो 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर वो बुखार ना हो तो इस तरह की आपको चीजें जो है, आपको लगता है कि 100 के ऊपर है और सैचुरेशन ठीक है, तो भी आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि डॉक्टर साहब इसका पल्स रेट इतना है, वो आपको समझा देंगे। कि क्योंकि बच्चों में ना उम्र के साथ साथ पल्स रेट जो है, नॉर्मल पल्स रेट का जो रेंज है ना वो अलग अलग होता है, तो वो हर कोई याद नहीं रख सकता। तो आपने डॉक्टर से, लेकिन अगर बच्चा आपका बीमार है तो ये चेक करते रहिए, उसको कॉपी में लिखते रहिए, और सुबह शाम एक बार अपने डॉक्टर को लिख के उसकी फोटो जरूर भेजिए कि आज का ट्रेंड ये था, तो वो आपको जरूर इस पे बताएंगे कि अच्छा ऐसा था। और साथ में बुखार का भी, आज का ट्रेंड ये था। तो सुबह शाम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और उनको भेजते रहिए, तो उनको पता रहेगा कि कब आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वो आपको सही सलाह देते रहेंगे। खूब पानी पिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, हल्का आहार दें और स्वच्छता बनाए रखें। मैंने कहा जहां आपको गंदगी दिखे उसे जरूर साफ करें। साथ में विटामिन सी, जिंक, वो सब दवाइयां आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। हमेशा बच्चों के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको हल्का भी उनको लगता है कि ये बीमार है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, भले वो ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन ही क्यों ना, व्हाट्सएप पे ही क्यों ना आपकी बात हो रही हो, वीडियो कॉल कर लें, नहीं तो बात ही कर लें, पर उनसे सलाह लेके ही उनको दवाइयां दें। ऐसे ना दें कि नहीं अरे कोरोना है, कोविड है तो हम कोविड की कोई भी दवाई दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों में। उनमें आपको उनसे पूछ के ही दवाई देनी है, और खासतौर से स्टेरॉइड के लिए बिल्कुल पूछना है। इवन पैरासीटामोल भी बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं आपको बताऊं। फिर अभी बीच में जो है डॉक्टर प्रवीण का वो चल रहा था जो है, तो उस समय कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि क्या माँ जो है, जो माँ दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को या जो प्रेग्नेंट हैं वो कोविड वैक्सीन ले सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि नहीं, अभी गवर्नमेंट ने रिकमेंड नहीं किया। प्रेग्नेंट लेडीज और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं अभी बोला है, उनमें अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, एक बार अप्रूव हो जाएंगी तो उनको भी मिलेंगी। जो माँ बच्चों को स्तनपान कराती हैं, अगर वो संक्रमित हैं तो उन्हें फिर भी अपने बच्चे को मास्क पहन के, हाथ धो के स्तनपान कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। एक सज्जन का सवाल था कि उनका 2.5 साल का बच्चा है, 3 दिन से बुखार आ रहा है, 102
था, कम हो जाता है पैरासिटामोल लेने पे, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, तो अभी किसी सज्जन जी ने पूछा है कि उनके बच्चे को जो 2.5 साल का है उसको 3 दिन से हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जो पैरासिटामोल से कम हो जाता है। तो सर प्लीज़ आप किसी भी वहाँ पे मैं अगर आपको सुझाव दूँगी तो आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए अपने बच्चे के इस समय, जैसे कि सीबीसी, सीआरपी और फेरिटिन। अगर ये जो है आप करा लेंगे, उसके बाद ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो पाएगा। और अभी तो आप मान के चलिए कि वो कोविड ही है और आप उनको पैरासिटामोल अगर आप 6 घंटे में देते हैं तो 4-4 घंटे में देना शुरू कर दीजिए। वो 2.5 साल के हैं तो अराउंड 12 या 12 किलो के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको उनको जो है अगर आप देखेंगे तो आपको अगर पैरासिटामोल जो है 180 mg जानी है, तो आप अपना सिरप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी सिरप है। 5 ml में 120 mg वाली है या 5 ml में 250 mg वाली है, उसके हिसाब से आप 180 mg उनको दें हर 4-4 घंटे में, ताकि बुखार कंट्रोल रहे। खूब बीच में हाइड्रेशन, दूध, पानी, 2.5 साल के हैं तो साथ में थोड़ा दलिया, खिचड़ी या आप जो है तरबूज, खरबूज उनको जो है मसल के खिलवा सकते हैं। और विटामिन सी और जिंक जो है उनको 5 ml एक सिरप आता है जिंक का, 5 ml रोज देना है आपको 14 दिन के लिए। और विटामिन सी जो है वो एक टैबलेट आती है, सिरप भी आता है विटामिन सी का, तो अगर सिरप लेंगे तो 1 ml सुबह शाम देंगे। तो ये चीज जो है आपको करना है। और साथ में ये टेस्ट सीबीसी, सीआरपी और सीरम फेरिटिन अगर आप करवा पाए तो आप करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। आप वहाँ के किसी आसपास के जो भी आपके आसपास चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उनसे जरूर बात करिए। अभी आपके बच्चों को कब गंभीर समझना है, जो हमने आपको बताया कि हाई ग्रेड फीवर किसको कहते हैं बच्चे में, तो वो होता है 100.4, 100.4 के ऊपर अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, 3 दिन से ज्यादा हो गया है, चौथा 5वां दिन है, और तब भी आप पैरासिटामोल देने के बाद भी जैसे अब ये जो बता रहे थे इसमें आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। बच्चा मुंह से नहीं खा रहा है, जब उसका बुखार उतर रहा है तब वो उस ड्यूरेशन में भी मुंह से नहीं खा रहा है, तो आपको थोड़ा सा, या कम खा रहा है, बहुत कम, तो आपको ध्यान रखना है। या सुस्ती आ रही है उसको, बुखार जैसे क्या होता है ना कि बच्चों को बुखार आता है ना, तो बुखार जितने टाइम रहेगा उतने टाइम वो सुस्त रहेंगे, सोते रहेंगे। जैसे ही बुखार उतरा, आपने दवाई दी, वो खेलना शुरू कर देंगे। तो अगर बच्चा उसके बाद भी सुस्त है, बुखार उतरने के बाद भी सुस्त है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है एक गंभीर लक्षण है। उनके सांस लेने की गति तेज हो गई है। जैसे आप नॉर्मली सभी माता पिता को पता होता है कि उनका बच्चा कैसे सांस लेता है, लेकिन अब बुखार आता है तो आप देखिएगा, कभी ध्यान से बुखार आ रहा है बच्चे को तो वो बहुत तेज सांस लेते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बुखार उतरा है, उसके बाद भी बच्चा हमारा खेल तो रहा है या बैठा हुआ है लेकिन वाला सांस ले रहा है, तो गड़बड़ है। और SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे कि डॉक्टर प्रवीण ने आपको बताया था कि आपको हमेशा आप खरीद के रख लेना चाहिए, तो उससे बच्चों का जो है वो आपको मॉनिटर करते रहना है SpO2। और जब भी 95 से कम दिखता है आपको या 95 दिखता है, आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, ठीक है। और जैसे बताया कि बच्चों में भी उल्टा पेट के लिए, बच्चे बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ पेट के बल लेटना बहुत उनको अच्छा लगता है, तो उन्हें लेटने दीजिए। पेट के बल लेटना उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो है आप जो इसमें जो है ये सारे लक्षण अगर आ रहे हैं या इनमें से कोई एक भी लक्षण है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जो है बात करिए। वो आपको टेस्ट बताएंगे, वो आपको दवाइयाँ भी बताएंगे और आपकी मदद पूरी करेंगे। कुछ बच्चों की माएँ हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, वो रूटीन वैक्सीनेशन के लिए भी पूछती है, सिर्फ कोविड तो बच्चों में लगा ही नहीं रहे, तो रूटीन के लिए कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया है और 2 हफ्ते बाद है इसका टीके का डेट है, तो ले आके लगवाएं कि नहीं। टीका जरूर लगवाएं। बच्चों का जो टीकाकरण है, जो जिस टाइम पे जिस उम्र पे लगना है जो टीका, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि वो टीकाकरण बाधित नहीं होना चाहिए कि कोरोना है इसलिए। तो आप एक ऐसी अस्पताल को देखिए या ऐसे छोटे से जो है क्लिनिक को देखिए जहाँ पे भीड़ ना रहती हो, जो कोविड हॉस्पिटल ना हो, नॉन कोविड हॉस्पिटल हो और वहाँ भीड़ ना हो। तो वहाँ पे आप जो है उनसे बात करिए और ले जाके अपने बच्चे का टीकाकरण कराइए। पर उस अस्पताल में बिल्कुल मत जाइए जिसमें बहुत भीड़ हो, या अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें कम भीड़ हो, या जो आपके घर के आसपास कोई नॉन कोविड हॉस्पिटल नहीं है, तो आप अपना टीकाकरण जो है वो अभी के लिए रोक दीजिए।
वो फिर जब कोविड कम हो जाएगा, संक्रमण दर कम हो जाएगी, तो उस समय लगवा सकते हैं, हम उसको डीले कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम जो है बहुत ज़रूरी है, एकदम मस्ती है कि जाके एकदम खुद को इन्फेक्शन लिए हैं कोरोना का, नहीं। बस अगर आप बचाव करते हुए बच्चे को टीकाकरण करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए, और नहीं तो मत कराइए। मान लीजिए अगर आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव था, संक्रमित था, और उसका संक्रमण बहुत ज्यादा हो गया या उसको मिस हो गया, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, उस केस में उनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिया जाता है। तो उस केस में बच्चों का टीकाकरण, जो रूटीन टीकाकरण भी है, वो हमको जो है 3 महीने तक रोकना पड़ेगा, 3 महीने के बाद ही लगवा सकते हैं। तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग मुझसे कोविड वैक्सीन के लिए ये पूछ रहे थे कि पहली डोज तो डॉक्टर साहब लग गई थी कोविशील्ड की, दूसरी डोज क्या कोवैक्सीन लगवा लें या इंतजार करें कि फाइजर और मॉडर्ना की जब आएगी तब लगाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आपने अगर पहली कोविशील्ड लगाई थी तो दूसरी भी कोविशील्ड ही लगाना है, मस्त लगाना है, बहुत जरूरी है ये। और किसी के और कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, हम लोग जवाब देंगे उसके। लेकिन बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपको थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताऊं तो बच्चा पालना, पेरेंटिंग या बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जैसे अभी माता पिता हैं, वो सब हीरो हैं। क्योंकि बच्चों को मतलब बहुत ही वो उनको उनके लिए हर चीज आपको अलग करनी पड़ती है। वो बड़ों की तरह समझदार नहीं होते, पर वो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए आप सब जो है, सारे माता पिता जिनके घर में बच्चे हैं, सारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा सब लोग जो बच्चों के साथ हैं, सब हीरोज हैं। और मैं सबको जो है प्रणाम करती हूँ। और आप सब जो है इस पैंडेमिक में भी अपने बच्चों की इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। हमेशा आप लोग ध्यान रखें और अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखें, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए। धन्यवाद इतने उसके जो है धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हम लोगों को। थैंक यू। अंत में वो 4 चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, और वो हमेशा याद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड हाइजीन मतलब हाथ धोते रहना, और डू नॉट गो इन ग्रुप्स या गैदरिंग्स, शादी ब्याह, इन सब से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। बस ये 4 चीजें हैं, यही मूल मंत्र है जो आपको याद रखना है और जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।